अध्याय 0311 ब्रह्मपूर्ण चमकदार भट्टी। ब्रह्मपूर्ण चमकदार भट्टी। उसके दिल में एक भट्टी। सु मेयाओ चकित था और चेन जियांग ने भी कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया। लेकिन बहुत जल्द सु मेयाओ समझ गई कि क्या हो रहा है। उसने चेन जियांग से एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति, जो कि मन थी, उसकी चेतना में गहराई से छिपी हुई थी, को मुक्त होते हुए महसूस किया। यह मन रहस्यमयी प्रकृति का था, ये किसी इंसान को पक्षी या जानवर में बदल सकता था। और अभी चेन जियांग इसी मन से एक भट्टी बनाने की कोशिश कर रहा था। चेन जियांग को रसायन भट्टी की संरचना की अच्छी समझ थी। उसने मन का उपयोग करके एक अदृश्य रसायन भट्टी बनाई और कुछ सहायक रसायन आध्यात्मिक संरचनाएं भी बनाई। ये आध्यात्मिक संरचनाएं सामान्य थीं, जो घटिया रसायन भट्टियों में भी अक्सर देखी जा सकती थीं। चेन जियांग पहली बार कोई संरचना बना रहा था, और वह भी मन का उपयोग करके। चेन जियांग ने अपनी स्मरण शक्ति का उपयोग करते हुए जल्दी से कुछ सहायक रसायन आध्यात्मिक संरचनाएं बना ली। हालांकि कोई और उन्हें देख नहीं सकता था, केवल वही उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। जब चेन जियांग ने लॉन्ग जुई से रूपांतरण तकनीक सीखी, तो उसे अपने शरीर में कुछ आत्मिक पैटर्न बनाने के लिए मन का इस्तेमाल करना पड़ा, ताकि वह विचित्र शक्ति उत्पन्न कर सके। अभी वह उसी विधि को रसायन भट्टी पर लागू कर रहा था। वह जानता था कि यह सफल होगी। चेन जियांग क्या कर रहा था, ये किसी को पता नहीं था। केवल कुछ ही लोग, जिनके पास अत्यंत शक्तिशाली दिव्य ज्ञान था, मंच पर एक अनोखी दिव्य अनुभूति को महसूस कर सकते थे। फिर भी ये दिव्य अनुभूति जैसी ही थी। इन विपरीत भावनाओं ने उन शक्तिशाली व्यक्तियों को भी हतप्रभ और चकित कर दिया। अच्छा, चेन जियांग ने हल्की सी आह भरी। उसके द्वारा मन छोड़ने के बाद वह नष्ट नहीं हुआ था। उसकी इच्छा और आदेश से वह जमने लगा। जल्द ही मन से गढ़ी गई एक अदृश्य रसायन भट्टी ने आकार ले लिया। इस बीच बाकी सब चेन जियांग को ऐसे देख रहे थे मानो किसी बेवकूफ को देख रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे वो भट्टी का ढक्कन खोल रहा हो, लेकिन उसके सामने कुछ भी नहीं था। सबको लग रहा था कि चेन जियांग का दिमाग खराब हो चुका है और वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। ये दृश्य देखकर चौक में बैठे लोग आहें भरने लगे। उन सभी को लगा कि चेन जियांग को हार का गहरा सदमा लगा है और वह एक बेवकूफ बन गया है। उसे इस तरह देखकर हुआ जियांगयू और लियू मेंगे दोनों का दिल टूट गया। उन्हें भी लगा कि चेन जियांग निराशा के गहरे गर्त में गिरकर एक बेवकूफ बन गया है। वे लगभग उड़ जाना चाहते थे, लेकिन जब वे उड़ने ही वाले थे तो दोनों अचानक रुक गए और सदमे से खड़े हो गए, क्योंकि चेन जियांग द्वारा जड़ी बूटियों को नीचे रखने के बाद वे हवा में लटकी हुई थीं, मानो वहां सचमुच एक रसायन भट्टी थी जिसे उसके अलावा कोई नहीं देख सकता था। चेन जियांग की रसायन भट्टी पूरी तरह से अदृश्य थी, जिससे बाकी सभी लोग भट्टी के अंदर हो रहे बदलावों को साफ देख पा रहे थे। जैसे ही चेन जियांग ने अपने दोनों हाथ आग के दोनों द्वारों में डाले, लपटें भड़कने लगीं। एक सर्पिल आकार में लपटें नीचे से ऊपर की ओर घूम रही थीं, मानो दो अग्नि ड्रैगन गोलाकार घूम रहे हों। जैसे जैसे वे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती गईं, जड़ी बूटियां जलती गईं। ये लपटें अचानक बड़ी हो गईं और फिर अचानक छोटी हो गईं और सावधानीपूर्वक उन जड़ी बूटियों को एक बहुत ही सामंजस्यपूर्ण और सुंदर सुरम्य दृश्य में लपेट लिया। मंच पर मौजूद कीमियागर बिना किसी अपवाद के अचंभित थे। चेन जियांग और उसकी उस अदृश्य कीमिया भट्टी को देखकर वे अचंभित थे, और अपने सामने इस अजीब और चमत्कारी दृश्य को देखकर उनकी गर्दन में ठंडक महसूस हो रही थी। कई लोगों ने पहली बार कीमिया की प्रक्रिया देखी, जिससे उन्हें ये स्पष्ट समझ मिली कि जड़ी बूटियों को सफलतापूर्वक कैसे परिष्कृत किया जाता है। कैसे? आखिर वो ये कैसे कर रहा है? हुआ जियांगयू ने आश्चर्य से कहा। उसे चेन जियांग के सामने एक अदृश्य और बहुत ही अजीब शक्ति का आभास हो रहा था, जो दिव्य प्रतीत तो हो रही थी, पर थी नहीं। उसे यकीन था कि चेन जियांग ने इस अजीब दिव्य शक्ति का इस्तेमाल कीमिया के लिए एक अदृश्य कीमिया भट्टी बनाने में किया होगा। इस विचित्र दिव्य इंद्रिय को न तो असाधारण रूप से प्रबल माना जा सकता था, न ही अत्यंत दुर्बल। ये चेन जियांग द्वारा छोड़ी गई प्रचंड ज्वालाओं को बिना किसी ऊष्मा के कसकर जकड़ सकती थी। जब जड़ी बूटियां भस्म हो रही थीं, तो निकलने वाली हर्बल स्पिरिट क्यू और भी अधिक प्रचंड थी। फिर भी वे उस दिव्य इंद्रिय को ढंकने से मुक्त नहीं हो पा रही थीं। बहुत अच्छे बच्चे, तुमने मुझे अपनी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया, सु मेयाओ ने प्रशंसापूर्वक कहा। डैन को परिष्कृत करते समय जब तक उन अत्याचारी हर्बल स्पिरिट क्यू को फैलने नहीं दिया जाता, तब तक डैन को घटिया किस्म की कीमिया भट्टी में भी परिष्कृत किया जा सकता था। चेन जियांग द्वारा बनाई गई कुछ निम्न गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक संरचनाओं में से कुछ हर्बल स्पिरिट क्यूई को दबाने के लिए थीं, जबकि कुछ तापमान को नियंत्रित करने में उपयोगी थीं। चेन जियांग ने इस रासायनिक भट्टी को ब्रह्मकारी चमकदार भट्टी नाम दिया। हालांकि यह एक सामान्य गुणवत्ता वाली भट्टी थी, फिर भी यह डेंजियांग ताओयुआन द्वारा प्रदान की गई उन जर्जर रासायनिक भट्टियों से कहीं बेहतर थी। बाकी सभी लोग चेन जियांग को अपने सामने ही दानों को परिष्कृत करते हुए निश्चिंत होकर देख रहे थे। दर्शक स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि जड़ी बूटियों के जलने के दौरान उनमें से रंगीन हर्बल स्पिरिट क्यूई निकल रही थी। ये हर्बल स्पिरिट क्यूई बहुत तेजी से ढक्कन के ठीक बगल में स्थित ऊपरी भाग की ओर बढ़ रही थी। कई रसायन शास्त्री इसे एक नजर में ही समझ गए थे। रंग बिरंगी हर्बल स्पिरिट ची नृत्य करते हुए शिखर तक उठी और फिर अन्य हर्बल स्पिरिट ची के साथ संघर्ष करने लगी, लेकिन अंत में वे एक निराकार शक्ति द्वारा दबा दी गईं, जिसने उन्हें हरे रंग के धुंध में विलीन होने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी कोमल उपस्थिति के बावजूद हर कोई बता सकता था कि यह पतला धुंध बहुत ही अत्याचारी था। हालांकि उस रसायन भट्टी को कोई और देख नहीं सकता था, फिर भी कई लोग समझ सकते थे कि इस अदृश्य रसायन भट्टी में 3 परतें थीं।
सबसे ऊपरी परत दान को ठोस बनाने के लिए थी, बीच वाली परत जड़ी बूटियों को जलाने के लिए थी और सबसे निचली परत जहां से लपटें निकलती थीं। इसकी संरचना बहुत ही सामान्य थी और लगभग हर कोई इसे एक नज़र में ही पहचान सकता था। लपटें धीरे धीरे कम होती गईं। बीच की परत में अचानक हरे रंग का एक पाउडर उभरा जो हरी रोशनी से टिमटिमा रहा था। ये हरा पाउडर दरअसल जड़ी बूटियों का पाउडर था, जो उन जड़ी बूटियों को आग में सावधानी से पकाने के बाद शोधन का अंतिम परिणाम था। इन जड़ी बूटियों के पाउडर के इकट्ठा होने के बाद एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें सबसे ऊपरी परत में खींच लिया और उन्हें उस अत्याचारी हरे हर्बल स्पिरिट क्यूई के साथ मिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्हें आपस में मिलाया गया, वे और भी ज्यादा अत्याचारी हो गए। देखने वाले कीमियागर हाँफ रहे थे। हालांकि उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा था कि यह सबसे मुश्किल हिस्सा है, लेकिन पहली बार वे इसे अपनी आंखों के सामने होते हुए देख पा रहे थे। ये एहसास उस एहसास से बिल्कुल अलग था जब वे कीमिया के दौरान अपनी दिव्य इंद्रियों से इसकी जांच कर रहे थे। चेन जियांग के हुनर से ये कीमियागर बहुत हैरान थे। जहां विशेषज्ञ उनकी कला को पहचान रहे थे, वहीं आम लोग बस तमाशे का आनंद ले रहे थे। ये कीमियागर बहुत हैरान थे, फिर भी वे चेन जियांग को डैन को परिष्कृत करते हुए गौर से देख रहे थे। जब चेन जियांग परिष्कृत कर रहा था तो हर्बल स्पिरिट क्यूई या हर्बल पाउडर का थोड़ा सा हिस्सा भी लीक हो गया था। और उसने जड़ी बूटियों को बहुत अच्छी तरह से जलाया था, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य से कहीं ज्यादा हर्बल पाउडर निकला। और हर्बल स्पिरिट क्यूई के लिए भी यही सच था, लेकिन इस वजह से हर्बल स्पिरिट क्यूई और हर्बल पाउडर के मिश्रण के दौरान ये और भी ज्यादा अत्याचारी हो जाता, जो डेंस के जमने के लिए अच्छा नहीं था। और अभी चेन जियांग जमने की प्रक्रिया में ही प्रवेश कर रहा था। लियू मैंगर अपनी प्यारी आंखों से उसे घूर रही थी। वह कुछ निम्न स्तरीय डांस को निखारना भी जानती थी। चेन जियांग को इस तरह की रहस्यमयी क्षमता का इस्तेमाल करते देख वह उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। उसके चेहरे की चिंता भी गायब हो गई थी। उसकी जगह एक मीठी कोमल मुस्कान आ गई थी। जियांग युए, तुम सही थे। इस छोटे बदमाश की क्षमता बहुत बड़ी है। तुमने अप्रत्याशित रूप से उसे ये जानलेवा चाल चलने पर मजबूर कर दिया। लियू मैंगर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में ऐसा कर सकता है। मुझे शुरू में लगा था कि उसकी भट्टी नहीं फटेगी और वो उस फटी हुई भट्टी को आखिर तक इस्तेमाल कर पाएगा। उसने मुझे सचमुच हैरान कर दिया। हुआ जियांग भी एक कीमियागर थी। उस वक्त वो चेन जियांग की अदृश्य कीमियागर भट्टी को नहीं, बल्कि चेन जियांग द्वारा की जा रही शानदार और उत्तम कीमियागिरी तकनीक को देख रही थी। चौक में मौजूद छठे और सातवें स्तर के कीमियागरों की भी आंखें लगभग फूट गई थीं। चेन जियांग ने न सिर्फ उस अत्याचारी हर्बल स्पिरिट क्यूई को दबा दिया था, बल्कि उसे 10 भागों में भी बांट दिया था। 10 भाग यानी असल में 10 दान। आमतौर पर 6 या 700 जानवरों के दान की सीमा होती थी और यही वह समय था जब कीमियागर अपनी सबसे अच्छी हालत में होते थे। कोई कुछ भी कहे, चेन जियांग की वर्तमान स्थिति उससे कोसों दूर थी और उसने जो कीमियागर भट्टी बनाई थी उसकी तो बात ही छोड़िए, जिसने बाकी सभी कीमियागरों को खुद पर शर्मिंदगी महसूस कराई। नीले हर्बल स्पिरिट क्यूई समूह के 10 समूह अचानक घूमने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। रसायन भट्टी की मध्य परत में लपटें कभी छोटी होती, कभी बड़ी। उसका नियंत्रण अत्यंत सूक्ष्म था। लपटों के साथ साथ 10 नीले चक्रवात कभी तेज घूमते, कभी धीमे, जबकि चेन जियांग अपने चेहरे पर शांत भाव लिए भट्टी के अंदर हो रहे बदलावों को देख रहा था। रेतखड़ी के अंदर अभी भी बहुत सारी रेत बची हुई थी, फिर भी 10 नीले चक्रवात एक साथ एकत्र हो गए और अचानक गायब हो गए और 10 चमकीले नीले दानों में बदल गए। खत्म हो गया, चेन जियांग जोर से चिल्लाया। इस समय लगभग आधा घंटा बाकी था। शांत चौक में अचानक उसकी उत्साहित और आत्मविश्वास भरी आवाज गूंज उठी। चेन जियांग सफल रहा था। उसने बिना किसी रसायन भट्टी का उपयोग किए सफलतापूर्वक डांस को परिष्कृत किया था, और वह भी केवल आधे घंटे में। अध्याय 0312 शानदार शानदार। चेन जियांग ने एक फटी हुई कीमिया भट्टी निकाली जो कीमिया के दौरान फट गई। लेकिन जब सबको लग रहा था कि अब उसके लिए कुछ नहीं है, तब भी विपरीत परिस्थितियों में भी चेन जियांग ने न सिर्फ पासा पलट दिया, बल्कि बेहतरीन नतीजों के साथ राउंड भी जीत लिया। श्रीमती ली ने कुछ अन्य 7वें स्तर के कीमियागरों के साथ चेन जियांग के 100 जानवरों के दानों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उनका प्रत्येक दान उच्च गुणवत्ता का था, मंच पर मौजूद अन्य कीमियागरों की तुलना में बहुत बेहतर, जिससे पहले घमंडी कीमियागरों की बोलती बंद हो गई। चेन जियांग एक बार फिर सुर्खियों में था। एक निम्न 5वें स्तर का कीमियागर तीनों राउंड में इन छठे स्तर के कीमियागरों से कहीं बेहतर था, जिससे दूसरों को यह आभास हुआ कि ये छठे स्तर के कीमियागर चेन जियांग से कमतर थे। उच्च कोटि की गुणवत्ता इस बूढ़े को तो वाकई बहुत पीछे छोड़ दिया। बिना रसायन भट्टी के ऐसा कुछ करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर मेरे पास भट्टी होती भी तो भी मेरे लिए ये करना मुश्किल होता, एक बूढ़े ने शर्म से आह भरते हुए कहा। अन्य पुराने कीमियागरों ने सहमति में सिर हिलाया। किसी ने ये कहने की भी हिम्मत नहीं की कि चेन जियांग ने धोखा दिया है, क्योंकि 100 जानवरों के दान को परिष्कृत करने की पूरी प्रक्रिया सभी के लिए स्पष्ट थी। ये सब उनकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से किया गया था। पहली बार अपने सामने इतनी स्पष्टता से दान शोधन की प्रक्रिया को घटित होते देखकर कई लोगों के लिए दृष्टिकोण खुल गया था। हालांकि चेन जियांग ने केवल आधा घंटा ही बिताया था, फिर भी कई लोगों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने अभी अभी एक लंबा अद्भुत नाटक देखा हो। इसलिए उन्हें समय बीतने का एहसास ही नहीं हुआ। चेन जियांग की कीमिया तकनीक के इस शानदार प्रदर्शन पर सभी एक के बाद एक विलाप कर रहे थे।
देखना एक बात थी और परिष्कृत करना बिल्कुल दूसरी बात। हालांकि चेन जियांग ने इन कीमियागरों के सामने उच्च गुणवत्ता वाले 10 पशु दान को परिष्कृत करने की एक सफल विधि प्रस्तुत की थी, लेकिन उनके लिए उसके परिणामों को दोहराना काफी मुश्किल था। इसके लिए अग्नि पर नियंत्रण के उत्तम कौशल के साथ साथ दिव्य इंद्रियों पर उत्कृष्ट नियंत्रण की भी आवश्यकता थी। प्रासंगिक अनुभव और सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभा की तो बात ही छोड़िए। अब उच्च श्रेणी के टूर्नामेंट में केवल 15 कीमियागर बचे थे। चौथा दौर भी अंतिम दौर था। इस समय चेन जियांग भी बाकी सभी की तरह तनाव में आ गया। प्रतिभागियों को एक बार फिर डैन को परिष्कृत करना था, लेकिन इस बार की कठिनाई स्पष्ट रूप से पिछले सभी राउंड से एक स्तर अधिक होगी। चेन जियांग अभी कुछ देर पहले तक केवल मायावी प्रखर भट्टी से परिचित और सफल था, और वह भी इसलिए क्योंकि वह 100 जानवरों के डैन को परिष्कृत कर रहा था। अगर यह भवन निर्माण फाउंडेशन डैन या एलिमेंटल स्पिरिट डैन होता तो ये काफी कठिन होता। अब विश्राम का समय था। चेन जियांग पिछली कोशिश से थका नहीं था, उसकी ऊर्जा की खपत बहुत कम थी। जब तक ये पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती वह इसे वापस लेकर दोबारा इस्तेमाल कर सकता था, और इसमें ऊर्जा की खपत भी बहुत कम थी। बड़े भाई चेन बहुत ही जबरदस्त हैं। हा, मुझे पता था उनके पास कोई रास्ता जरूर होगा। फिर भी, हालांकि मैं पहले से ही इसके लिए तैयार था, फिर भी मुझे हैरानी हुई। यूं शियादाओ ने हंसते हुए कहा। छोटे भाई चेन के लिए 100 जानवरों के दान को परिष्कृत करना बहुत आसान था। लौटने के बाद मैं उसे शोधन के लिए कुछ जड़ी बूटियां जरूर दूंगा। जू रोंग ने हंसते हुए और हाथ मलते हुए कहा। अगर छोटा भाई चेन दिन भर दान को परिष्कृत करने में मेरी मदद कर सके तो कितना अच्छा होगा। यहाँ से चले जाओ। बड़े भाई चेन उन घटिया डेंस को सुधारने में तुम्हारी मदद करने में अपना समय कैसे बर्बाद कर सकते हैं। यून शियादाओ ने जू रोंग को लात मारते हुए कहा। जू वेलोंग ने भौहें चढ़ाईं और कहा, अगला दौर निश्चित रूप से बहुत कठिन होने वाला है। चेन जियांग ने इस तरह से परिष्कृत होने के लिए अपनी दिव्य इंद्रियों का काफी उपयोग किया होगा। शायद उसने इतनी कठिन कार्रवाई के लिए अपनी सारी दिव्य इंद्रियों का लगभग उपयोग कर लिया होगा। इस समय उस कदम के कार्य सिद्धांत के बारे में चौक में चर्चा अभी भी कम होने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। डीन, लगता है शिक्षक को इस अजीब दिव्य ज्ञान का प्रयोग करना नहीं आता, वू काइमिंग ने कहा। उनके शिक्षक चेन जियांग के बड़े भाई थे। दोनों को उस बूढ़े पागल की विरासत मिली थी, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि चेन जियांग की चाल उस बूढ़े पागल ने ही सिखाई होगी। वह चीज दिव्य इंद्रिय की तुलना में ज्यादा भयानक है। ये दिव्य इंद्रिय का ही कोई परिवर्तित रूप होना चाहिए। यही कारण है कि इसमें दिव्य इंद्रिय के कुछ गुण तो थे, लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं। हालांकि दिव्य इंद्रिय को जमाना और ज्वाला जैसी चीजों को भी घेरना संभव है, लेकिन यह इतना स्थिर कैसे हो सकता है। युवा योद्धा चाचा ने इसे बाहर निकाल दिया था, तो वे इसे बिना बिखरे वापस भी ले सकते थे। गु डोंगचेन भी यह नहीं पहचान पाया कि चेन जियांग ने अभी क्या इस्तेमाल किया था। शिंटो साधना के बाद ही चेन जियांग को मन प्राप्त हो सका। शिंटो साधना करने वालों की संख्या कम थी। जाहिर है यहाँ कोई और नहीं जानता था कि यह क्या होता है। अब क्या तुम्हें मन के जादुई प्रभावों का एहसास हुआ? ये कहा जा सकता है कि तुमने 72 परिवर्तनों में से एक प्रकार के परिवर्तन का उपयोग किया है। इस प्रकार का परिवर्तन तुम्हारे अपने शरीर का रूपांतरण नहीं है, बल्कि शरीर से मन को मुक्त करके उसे रूपांतरित करना है। यदि कोई महारत की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच जाए तो वह एक ड्रैगन या यहाँ तक कि एक पूरी दुनिया भी बना सकता है। लॉन्ग जुई के शब्दों ने चेन जियांग को स्तब्ध कर दिया। एक संपूर्ण विश्व का निर्माण करना, इसे पूरा करने के लिए कितने मन की आवश्यकता होगी। हे, इतना हैरान मत हो सकता है कि जिस दुनिया में हम अभी रह रहे हैं उसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने मन का इस्तेमाल करके बनाया हो। लॉन्ग जुई के शब्दों ने चेन जियांग को बुरी तरह डरा दिया। दुनिया बहुत बड़ी थी, कोई नहीं जानता था कि वहाँ क्या क्या अजीबोगरीब चीजें हैं। चेन जियांग को अब शिंटो की ताकत का एहसास हो गया था। उसे अब समझ आ गया था कि ड्रैगन स्वाभाविक रूप से इतने शक्तिशाली क्यों होते हैं। डैनशियांग टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर हुआ शियांगयू को कई बार चेन शियांग को ढूंढने की इच्छा को रोकना पड़ा। वह सचमुच जानना चाहती थी कि चेन शियांग ने यह उपलब्धि कैसे हासिल की। लियू मेंगर के साथ हुआ शियांगयू ने इस घटना पर विस्तार से चर्चा की, लेकिन केवल इस निष्कर्ष पर पहुंच पाए कि चेन शियांग के पास एक अनोखी युद्ध तकनीक थी जिससे वह इस तरह की अद्भुत दिव्य अनुभूति विकसित कर पाया। जियांगयुए, अगला राउंड कैसा होगा? लियू मेंगर ने पूछा। चेन जियांग बड़ी मुश्किल से इस चरण तक पहुंच पाई थी और वह चेन जियांग को असफल होते नहीं देखना चाहती थी। हुआ शियांगयुए ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, बस थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें पता चल जाएगा। यह आखिरी दौर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। मैंने इसे खास तौर पर उसके लिए तैयार किया है। इससे उसे अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा। असल में अभी कुछ देर पहले तक तो मुझे लग रहा था कि वह अंत तक टिक नहीं पाएगा। चेन जियांग ने जमीन पर बिखरे हुए रासायनिक भट्टी के टुकड़ों को देखा। जब उसे ये भट्टी मिली थी तब वह बहुत क्रोधित हुआ था, लेकिन अब जब वह इस बारे में सोचता है तो शायद अगर यह भट्टी न होती तो उसे ये पता ही न चलता कि माना का उपयोग इस तरह से भी किया जा सकता है। हालांकि वह इस क्षमता का उपयोग टूर्नामेंट के लिए कर रहा था, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में भी इस विधि का उपयोग किया जा सके। अब जब वह जानता था कि मन का इस्तेमाल इस तरह भी किया जा सकता है, तो उसने अपने कार्यक्रम में से कुछ समय निकालकर एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की और लॉन्ग जुई से उस बदलाव के बारे में सीखा। ब्रेक खत्म होने के बाद सभी अगले राउंड की बारीकियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे चेन जियांग को फिर से पारदर्शी कीमिया भट्टी का इस्तेमाल करते हुए देखना चाहते थे। खासकर दर्शकों में मौजूद कीमियागर, वे उस प्रक्रिया को दोबारा देखकर बहुत कुछ सीख सकते थे।
और तो और यह उन फटी हुई कीमिया भट्टियों का इस्तेमाल करते हुए दूसरे कीमियागरों को देखने से कहीं ज्यादा दिलचस्प भी था। चेन जियांग भी अगले दौर के विवरण पर श्रीमती ली की घोषणा की प्रतीक्षा करते हुए थोड़ा तनाव में था। उच्च स्तरीय टूर्नामेंट का आखिरी और निर्णायक दौर शुरू होने वाला है। इस दौर में सभी को अपनी अपनी कीमिया की सीमाओं को चुनौती देनी होगी। प्रतिभागियों को पहले से मौजूद कीमिया भट्टी का सटीक इस्तेमाल करना होगा और 3 तरह के निम्न श्रेणी के गहन स्तर के दानों को परिष्कृत करना होगा और फिर उन 3 अलग अलग निम्न श्रेणी के गहन स्तर के दानों के आधार पर चैंपियन का निर्धारण किया जाएगा। श्रीमती ली के शब्दों ने चेन जियांग के दिल को गहराई से झकझोर दिया। चेन जियांग वर्तमान में केवल 3 प्रकार के निम्न श्रेणी के गहन स्तर के दानों को ही परिष्कृत कर सकता था, लेकिन उसके पास उनमें से केवल 2 के लिए ही जड़ी बूटियां थीं। वे थे 100 पशु दान और तत्व आत्मा दान, लेकिन भवन आधार दान के लिए उसके पास नीला गहन फल नहीं था। पिछली बार जब वह 5वें स्तर के रसायनज्ञ के मूल्यांकन के लिए गया था तो ये लियू मेंगर द्वारा प्रदान किया गया था। अपनी तैयारी शुरू करो, तुम्हें अपनी जड़ी बूटियां खुद ही इस्तेमाल करनी होंगी। मुझे लगता है कि यहाँ आने से पहले ही सभी ने जड़ी बूटियां तैयार कर ली थीं, श्रीमती ली ने कहा। चेन जियांग लगातार पछता रहा था, इस बात का पछतावा कर रहा था कि आते समय वह कुछ नीला गहरा फल नहीं लाया। अगर वह सिर्फ 2 तरह के दान को ही परिष्कृत कर पाता तो हार जाता। हालांकि मौलिक आत्मा दान बहुत महंगा था, बाकी सभी 3 अलग अलग दानों को परिष्कृत करने वाले थे। और तो और 100 जानवरों वाला दान निम्न श्रेणी के गहन दानों में सबसे सस्ता भी था। क्या करें? चेन जियांग ने सू मेयाओ और अन्य लोगों से पूछा। पहले तो मैं नहीं चाहता था कि तुम ये कीमिया तकनीक जल्दी सीखो, लेकिन चूंकि तुम्हारी बुनियादी बातें बहुत अच्छी हैं और तुम्हारी दिव्य भावना भी काफी मजबूत है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सिखा दूंगा, सू मेयाओ ने कहा। कौन सी तकनीक? चेन जियांग मन ही मन खुश था कि अभी भी इससे बाहर निकलने का रास्ता है। क्या आपको लगता है कि एल्डर डैन जैसे उच्च स्तरीय कीमियागर उच्च रैंक वाले डैन को परिष्कृत करना सीखने के लिए बड़ी संख्या में कीमती जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं? नहीं, उच्च रैंक वाले डैन की जड़ी बूटियां एलिमेंटल स्पिरिट डैन की जड़ी बूटियों से भी ज्यादा दुर्लभ हैं। उस स्तर को प्राप्त करने के बाद कीमियागर को अक्सर अपरिचित डैन को परिष्कृत करना पड़ता है। इस तकनीक से उनके सफल होने की 50% संभावना होती है, सू मेयाओ ने कहा। चेन जियांग दंग रह गया। यह उस कीमिया से पूरी तरह अलग था जिसे वह जानता था। अध्याय 0313 सिमुलेशन तकनीक का परिशोधन। सिमुलेशन तकनीक का परिशोधन। चेन जियांग के ज्ञान में डैन जितना ऊंचा होता उसे परिष्कृत करना उतना ही मुश्किल होता। कीमियागर को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने से पहले कई बार डैन को परिष्कृत करने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन सू मेयाओ के अनुसार एक निश्चित स्तर के कीमियागर उच्च स्तरीय डैन को परिष्कृत किए बिना भी शुरुआत में 50% सफलता दर प्राप्त कर सकते हैं। चेन जियांग के लिए इसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एलिमेंटल स्पिरिट डैन और बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत करने में पारंगत होने के बाद भी जब उन्होंने 100 बीस्ट्स डैन को परिष्कृत किया तो शुरुआत में उनकी सफलता दर 50% के आसपास भी नहीं थी। लियू मेंगर इन्हीं बाधाओं पर दांव लगाकर कीमियागर के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा है। आखिरकार ये पृथ्वी स्तर का दान है। ये जड़ी बूटियां भवन की नींव के दान के लिए आवश्यक जड़ी बूटियों से भी दुर्लभ हैं और उनकी परिपक्वता अवधि बहुत लंबी है। अगर हम कीमिया के सबसे बुनियादी तरीके का पालन करें तो सिर्फ सभी जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए कीमियागरों को दसियों हजार साल बिताने पड़ेंगे। इस लिहाज से लाखों सालों में भी एक भी व्यक्ति दान पूर्वज का पद हासिल नहीं कर पाएगा, सू मेयाओ ने एक बार फिर समझाया। चेन जियांग ने सिर हिलाया। पहले उसे भी कुछ संदेह था कि ये उच्च स्तरीय कीमियागर इतनी दूर कैसे जा सकते हैं। अगर किसी को इतनी सारी जड़ी बूटियां इकट्ठा करनी हो तो ये बहुत ही अवास्तविक होगा, खासकर उन पृथ्वी स्तर और स्वर्ग स्तर के दानों के लिए जड़ी बूटियां। ये जड़ी बूटियां जब चाहें तब नहीं मिल सकती। इस तकनीक में दिव्य अनुभूति और कीमिया की अनुभूति की बहुत उच्च आवश्यकताएं हैं। जब आप इस तकनीक का प्रयोग करेंगे तो आप एक बहुत ही विशिष्ट अवस्था में प्रवेश करेंगे और फिर अपने मन में आप कीमिया प्रक्रिया का अनुकरण करेंगे। इस कीमिया तकनीक को शोधन अनुकरण तकनीक कहा जाता है और कई उच्च स्तरीय कीमियागरों को इसमें महारत हासिल करने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर कोई व्यक्ति इस विधि को तब सीखना शुरू करता है जब वह निम्न श्रेणी के पृथ्वी स्तरीय दानों का शोधन कर रहा होता है। यदि आप इस विधि में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं तो आप कम से कम मध्य श्रेणी के पृथ्वी स्तरीय दानों का शोधन कर पाएंगे। हालांकि इस तकनीक का नाम अपेक्षाकृत सामान्य था। चेन जियांग को पता था कि इसमें महारत हासिल करना बहुत मुश्किल है। इस शोधन अनुकरण तकनीक में कीमियागर डैन को परिष्कृत करते हुए कीमिया प्रक्रिया का अनुकरण उसके वास्तविक जीवन के समकक्ष से कुछ कदम आगे करता था। अपने मन में वह निकट भविष्य में क्या होगा इसका अनुमान लगाता और फिर उस विशिष्ट शोधन के लिए कीमिया प्रक्रिया को पहले से समायोजित कर लेता। इस विधि का उपयोग आप पंचतत्वों के सच्चे तत्व दान को परिष्कृत करने के लिए करेंगे। अभी थोड़ा समय बाकी है, मैं आपको इस बीच अनुकरण करना सिखा दूंगा। इस तकनीक के लिए आपको जड़ी बूटियों की विशेषताओं से परिचित होना होगा और फिर अपनी धारणा पर भरोसा करना होगा। आपकी कीमिया की धारणा अन्य कीमियागरों की तुलना में बहुत अधिक संवेदनशील है। कई बार मैंने इस वजह से आपसे ईर्ष्या की है और इसीलिए मुझे विश्वास है कि आप इसके लिए तैयार हैं। इसके अलावा आप शिंटो की भी साधना करते हैं, इसलिए आपकी दिव्य भावना पहले ही शोधन अनुकरण तकनीक को अपनाने के स्तर तक पहुंच चुकी है। सू मेयाओ की आवाज गंभीर हो गई, मानो कोई सख्त शिक्षक शक्तिशाली और कठिन तकनीक सिखा रहा हो। चेन जियांग ने भी किसी भी निष्ठावान छात्र की तरह बहुत ध्यान से सुना।
मैं पहले रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करूंगी, ध्यान से। इसके बाद सू मेयाओ ने जल्दी से पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया। समय बहुत कम था, लेकिन उसे चेन जियांग पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि वह समय रहते इसमें महारत हासिल कर लेगा। अगर चेन जियांग ये कदम उठा लेता तो उसमें दान राजा बनने की क्षमता थी। सू मेयाओ ने कई असाधारण प्रतिभाशाली कीमियागर देखे थे, लेकिन कोई भी कीमियागर ऐसा नहीं था जो उसके साथ आखिरी कदम उठा सके। सभी लोग ऊपर बताई गई अड़चन में फंस गए, वह थी तथाकथित रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक। केवल वही इस चरण में पूरी तरह से निपुण हो पाए, जिससे वह कई बार कुछ उच्च स्तरीय डांस को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर पाए। सू मेयाओ की बात ध्यान से सुनते हुए चेन जियांग मन ही मन इस प्रक्रिया की जटिलता पर आश्चर्यचकित था। साथ ही वह बेहद उत्साहित भी था, क्योंकि उसके सामने एक ऐसी चुनौती थी जो उसे कीमियागरों की चुनौतीपूर्ण अड़चनों को पहले ही पार करने में सक्षम बनाएगी। बस इतना ही मेरा अनुभव है। मैं इसे पहली बार दूसरों के साथ साझा कर रहा हूँ। आप इसे स्वयं समझ सकते हैं, आपके पास अग्नि आत्मा है, इसलिए आप अपनी ज्वाला से और भी अधिक परिचित होंगे। यह आपका लाभ भी है, साथ ही आप शिंटो साधना भी करते हैं। इन सब को मिलाकर आपके पास इसमें सफलतापूर्वक महारत हासिल करने की ज्यादा संभावना है, ज्यादातर लोगों की तुलना में। सू मेयाओ ने सोचा कि यह एक अवसर है, क्योंकि चेन जियांग टूर्नामेंट का चैंपियन बनना चाहता था और उसके पास कीमिया भट्टी भी नहीं थी। स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन इस तरह की सफलता के लिए एकदम सही भी थी। लोग इन दबावपूर्ण परिस्थितियों में अपनी सीमाओं को पार कर जाते थे। यही कारण है कि जब कई लोग किसी बाधा का सामना करते हैं तो उससे पार पाने के लिए कोई न कोई जोखिम उठा लेते हैं। वे किसी शक्तिशाली आत्मिक राक्षस से युद्ध करते हैं और इस युद्ध में बाधा को तोड़ देते हैं। जब लोग किसी प्रतिकूल परिस्थिति में फंस जाते हैं तो चमत्कार होने की संभावना कहीं अधिक होती है। चेन जियांग के पिछले कर्म इस तथ्य का स्पष्ट उदाहरण है। प्रतियोगिता अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन चेन जियांग अपने मन में पहले से ही सच्चे तत्वदान को परिष्कृत करने का अनुकरण कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सू मेयाओ द्वारा सिखाई गई विधि के अनुसार एक अनोखे ढंग से सांस ली, जिससे वह एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया जहां वह सब कुछ भूल गया, खुद को और अपने आसपास की हर चीज को भूल गया और एक अद्वितीय एकाग्रता प्राप्त कर ली। इस समय उसे लगा कि वह एक बड़े सफेद स्थान के अंदर है। वह वहां पालथी मारकर बैठ गया, भ्रामक तेज भट्टी को छोड़ा और फिर जड़ी बूटियां डालना शुरू कर दिया। धमाका! चेन जियांग अचानक झटके से जाग गया। उसका माथा पसीने से थोड़ा भीगा हुआ था। अभी कुछ देर पहले ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी स्वप्न में हो, सच्चे तत्व दान को परिष्कृत करने का सपना देख रहा हो। लेकिन दान को परिष्कृत करते समय एक त्रुटि हुई, जिसके कारण भट्टी फटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। यह नहीं चलेगा, कुछ समय पहले ही तुम अपनी चेतना में पूरी तरह से गिर चुके हो। तुम्हें जागृत होना होगा और अपनी चेतना को कीमिया प्रक्रिया का अनुकरण करने देना होगा। जब तुम इसे लागू कर रहे हो तो तुम्हें कीमिया करते हुए अपने मन में अनुकरण चलाना होगा। इसके अलावा तुम्हारा अनुकरण वास्तविक कीमिया से थोड़ा तेज होना चाहिए। अनुकरण के दौरान जब तुम्हें शोधन में वही समस्या आए तो तुम्हें उसे तुरंत वास्तविकता में समायोजित करना होगा और साथ ही अपने समायोजन के अंत से अनुकरण को तुरंत चलाना होगा। सू मेयाओ ने समझाया। चेन जियांग ने हल्की सी आह भरी और कहा, मैं समझता हूँ। तकनीक ये है कि भविष्य में शोधन के दौरान हमें किस समस्या का सामना करना पड़ेगा, इसका अनुमान लगाया जाए। मान लीजिए मैं किसी लड़ाई में हूँ, तो मैं विरोधी पक्ष की गतिविधियों का पूर्वानुमान लगा सकता हूँ और उसके लिए पहले से तैयार रह सकता हूँ। अगर मुझे चाकू मारकर मार दिया जाए तो मैं उस हमले से बचने या उसे रोकने के लिए तैयार रह सकता हूँ। जी हाँ, शोधन सिमुलेशन बिल्कुल यही है। इससे आप अपनी रासायनिक भट्टी में होने वाले बदलाव का अनुमान लगा सकते हैं। समस्या होने पर आप तुरंत उसे ठीक कर सकते हैं और काम जारी रख सकते हैं। सू मेयाओ ने सिर हिलाते हुए कहा। इस बार चेन जियांग ने अपनी आंखें बंद नहीं की और एक बार फिर शोधन अनुकरण चलाया। शोधन अनुकरण चलाते समय वह गति बढ़ा सकता था, क्योंकि यह उसकी चेतना की एक दुनिया के अंदर हो रहा था जहां वह अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकता था। पलक झपकते ही चेन जियांग के मन में पहले से ही पूरी तरह से संसाधित जड़ी बूटियों के साथ मायावी प्रखर भट्टी प्रकट हो गई। उसने उन्हें रसायन भट्टी के अंदर रखा और दान का शोधन शुरू कर दिया। गति थोड़ी तेज हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि आप सभी जरूरी बातों का ध्यान रखें। जड़ी बूटियों के भस्म होने के बाद जड़ी बूटियां कैसे बदलेगी, ज्वाला हर्बल स्पिरिट क्यूई कैसे छोड़ेगी, वगैरह। संक्षेप में, आप कीमिया भट्टी के अंदर की किसी भी जानकारी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर थोड़ी बहुत भी त्रुटि है तो आप वास्तविकता में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको उसे पूरी तरह से दोहराना होगा। सू मेयाओ ने कहा। चेन जियांग अब समझ गया था कि रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक उच्च स्तरीय कीमियागरों को अपरिचित उच्च स्तरीय डांस को रिफाइन करने में उच्च सफलता दर क्यों दे सकती है। अगर वह इस तकनीक को समझ लेता तो ये कीमिया भट्टी में पहले से ही स्थिति का सामना करने के बराबर होता और वह गलती को समायोजित कर सकता था और उससे बच भी सकता था। ये तरीका बहुत शक्तिशाली था, लेकिन दिव्य अनुभूति और अनुभूति की जरूरतें बहुत ज्यादा थीं। चेन जियांग इसे सहन करने में लगभग असमर्थ था। वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, उसका मन भी बहुत थक गया था। तैयारी का समय खत्म हो गया है, राउंड शुरू हो जाए। कल जब सूरज उगेगा तब इस राउंड का अंत होगा, श्रीमती ली ने कहा। शाम हो चुकी थी। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें कल सुबह तक इतना समय मिलेगा।
यह उसकी और सू मेयाओ की उम्मीदों से बिल्कुल परे था। समय वास्तव में ज्यादा नहीं है, कोई भी इसे जल्दी पूरा नहीं कर सकता क्योंकि वे सभी टूटी हुई भट्टियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। डैन शियांग ताओयुआन को ये बात जरूर पता है। आखिरकार इन कीमियागरों को 3 तरह के दान को परिष्कृत करना था जिनमें वे सबसे ज्यादा निपुण हैं। सबसे महंगा निम्न श्रेणी का गहन स्तर का दान। इन टूटी हुई भट्टियों का इस्तेमाल करने की तो बात ही छोड़िए, अगर उनके पास बेहतर भट्टियां भी हों तो भी उन्हें काफी समय लगेगा। बाई यूयू ने कहा। अखाड़े में मौजूद कई लोगों ने देखा कि यहाँ इंतजार करना बहुत लंबा हो गया है, इसलिए वे एक एक करके चले गए। उन्होंने सोचा कि कल सुबह से पहले उठकर नतीजे देख लेंगे। अध्याय 0314 सीखना और हाथ से लागू करना। सीखना और हाथ से लागू करना। चेन जियांग को छोड़कर मंच पर मौजूद बाकी सभी कीमियागर कुछ दुर्लभ और कीमती स्पिरिट जड़ी बूटियां निकाल रहे थे जिन्हें दर्शकों में से कई लोग पहचान सकते थे। केवल चेन जियांग ही स्थिर खड़ा रहा। चेन जियांग ने वास्तव में बहुत पहले ही शुरुआत कर दी थी, लेकिन वह मन ही मन सच्चे तत्व दान के शोधन का अनुकरण कर रहा था क्योंकि यही वह दान था जिसे उसने सबसे ज्यादा परिष्कृत किया था। वह इसमें सबसे निपुण भी था, इसलिए इसके साथ परीक्षण करना बेहतर था। छोटे बदमाश, जाकर श्रीमती ली से पूछो कि क्या तुम अभ्यास के लिए अन्य दान को परिष्कृत कर सकते हो। तुम्हारे पास अभी बहुत समय है, सू मेयाओ ने कहा। यद्यपि चेन जियांग अपने मन में सच्चे तत्व दान के परिष्कृत अनुकरण को चला रहा था, फिर भी वह अपना ध्यान अन्य कामों में लगा सकता था। श्रीमती ली, क्या मैं अभ्यास के लिए अन्य दानों को परिष्कृत कर सकता हूँ? चेन जियांग ने पूछा। इस नियम में इस बारे में कुछ नहीं लिखा था। अगर आपको थकान या समय की बर्बादी की चिंता नहीं है तो आपको इसकी अनुमति है, श्रीमती ली ने जवाब दिया। कीमियागिरी के पहले कीमियागरों का अभ्यास करना आम बात थी और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उन्हें अपना समय और संसाधन खुद लगाने थे, इसीलिए इसकी अनुमति थी। चेन जियांग अभ्यास करना चाहता था, जिससे जाने की तैयारी कर रहे कई लोगों के कदम तुरंत रुक गए। चेन जियांग को डांस को परिष्कृत करते देखना एक सुखद अनुभव था। वे पारदर्शी भट्टी में डांस को बनते हुए देख सकते थे। इसके अलावा ये प्रक्रिया बहुत ही लगातार और बेहद खूबसूरत थी, खास तौर पर रंग बिरंगी रोशनी बिखेरती हर्बल स्पिरिट क्यू ही मानो नाच रही हो। उसका अंत हो गया। ये बदमाश चाहता था कि मैं उसे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में वापस ले जाऊं ताकि नीला गहन फल ला सकूं। उस समय मेरे पास एक था और मैंने उसे दे दिया। लियू मेंगा को अचानक ये ख्याल आया और फिर उसने हल्के से पैर पटका। उसे चेन जियांग को एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में वापस न ले जाने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था, वरना उसे अभी नीला गहन फल की कमी नहीं होती। लियू मेंगा ने हुआ शियांग से सीखा कि चेन शियांग 5वें स्तर का कीमियागर कैसे बना। वह जानती थी कि वह केवल बिल्डिंग फाउंडेशन डैन, एलिमेंटल स्पिरिट डैन और 100 बीस्ट्स डैन को ही परिष्कृत कर सकता है। ये 3 प्रकार के निम्न श्रेणी के गहन स्तर के डैनों के लिए जिम्मेदार था और मूल्यांकन के दौरान चेन शियांग ने लियू मेंगा से प्राप्त उस एकमात्र नीला गहन फल का उपयोग कर लिया था। मुझे नहीं लगता कि उसके पास एलिमेंटल स्पिरिट डैन के लिए जड़ी बूटियां हैं। लियू मेंगा बेहद चिंतित थी, वह बेचैन दिख रही थी। हुआ शियांग भी थोड़ा हैरान था। आपने उसे नीला गहरा फल दिया? वह मुश्किल में है। अगर उसके पास नीला गहरा फल नहीं है तो वह बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि उसके पास कम से कम एलिमेंटल स्पिरिट डैन और 100 जानवर डैन की जड़ी बूटियां हैं। शायद वह इन 2 डैन के आधार पर जीत सकता है। एलिमेंटल स्पिरिट डैन 100 बीस्ट्स डैन से कहीं ज्यादा मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि वह टिक पाएगा या नहीं। उसे पहले से ही उस कीमिया तकनीक से खुद को परिचित करने की कोशिश करनी चाहिए। चेन जियांग अपने मन में पहले से ही ट्रू एलिमेंटल डैन के परिष्कृत सिमुलेशन को चला रहा था, लेकिन वह केवल अपनी कल्पना में ही परिष्कृत कर रहा था। बेशक अंत में उसे सफलता मिली, लेकिन अब असली चीज का समय आ गया था। उसने जल्दी से ट्रू एलिमेंटल डैंस की जड़ी बूटियों को प्रोसेस किया। शुक्र है कि उसके पास ढेर सारी जड़ी बूटियां मौजूद थीं, और जड़ी बूटियों को प्रोसेस करने के बाद उसने इल्यूशनरी ब्रिलियंट फनेस को चालू किया और फिर जड़ी बूटियों को अंदर डाल दिया। उसी समय उसने सिमुलेशन चलाना शुरू कर दिया था और एक कदम आगे। इन जड़ी बूटियों का आकार और बनावट, जड़ी बूटियों की बनावट, सब कुछ उसके दिमाग में सिम्युलेट हो गया था। यहाँ तक कि पूरा चौक, उसके आसपास का वातावरण और दर्शकों की आवाजें भी सिम्युलेट हो गई थीं। उसने अपने दोनों हाथ आग के द्वार पर रखे और अंदर आग डालना शुरू कर दिया। हालांकि उसके दिमाग में ये क्रिया थोड़ी तेज चल रही थी, लेकिन उसने जड़ी बूटियों को जलाना शुरू कर दिया था। अगर शोधन सिमुलेशन के दौरान उसके मन में कोई समस्या नहीं आए तो वह शोधन सिमुलेशन के अनुसार शोधन करेगा। तापमान हो या बाकी सब कुछ शोधन सिमुलेशन जैसा ही रहेगा। जल्द ही चेन जियांग को रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक की भयानकता का गहरा एहसास हुआ। अप्रत्याशित रूप से सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। रसायन भट्टी के अंदर जो हुआ वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने मन में सोचा था। चेन जियांग सच्चे तत्व दान को परिष्कृत कर रहा था। ये कई लोगों द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला दान था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वे देख पाएंगे कि आज इसे कैसे परिष्कृत किया जा रहा है। सच्चे तत्व दान की हर्बल स्पिरिट क्यूब भी रंगीन थी। लपटों में भस्म होने के बाद वे ऊपर उठ जाती थीं। कई रंग बिरंगी हर्बल स्पिरिट क्यूब कभी आपस में गुंथी हुई थीं, तो कभी प्रतिकर्षित। लपटें भी कभी बड़ी और प्रचंड होती थीं, तो अगले ही पल वे छोटी और बारीक हो जाती थीं। अप्रत्याशित रूप से कभी कभी लपटें मौजूद भी नहीं होती थीं। भट्टी के अंदर हो रहे विभिन्न परिवर्तन चेन जियांग के मन में चल रहे शोधन सिमुलेशन में हो रहे परिवर्तनों के समान ही थे।
यहाँ तक कि उन हर्बल स्पिरिट क्यूई की विभिन्न गतिविधियां भी बिल्कुल वैसी ही थीं। इस समय चेन जियांग को सचमुच ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी ही रसायन भट्टी में शुरू से ही क्या हो रहा था उसे देख रहा हो। दरअसल वह सिर्फ एक बार ही डैन को परिष्कृत कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ही चीज को 2 बार अनुभव कर रहा हो। यह एक बहुत ही जादुई एहसास था। 7वें स्तर के कीमियागर चेन जियांग की पारदर्शी भट्टी को गौर से देख रहे थे। वे देखना चाहते थे कि चेन जियांग बिना किसी स्पिरिट क्रिस्टल एसेंस का इस्तेमाल किए ट्रू एलिमेंटल डैन को कैसे परिष्कृत कर रहा है, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन जियांग ने अंदर भारी मात्रा में जल गुण ट्रू क्यूई डाला था, जो एक अदृश्य धुंध में बदल गया था, जो अंदर मौजूद हर्बल पाउडर के चारों ओर लिपटा हुआ था, जिससे किसी के लिए भी उसे देखना असंभव हो गया था। आधे घंटे से भी कम समय में चेन जियांग ने ट्रू एलिमेंटल डेंस का एक सेट परिष्कृत कर लिया था। उसने रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक में सहयोग करने के लिए अपनी गति धीमी कर दी थी। एक सेट को परिष्कृत करने के बाद उन्होंने उसे परिष्कृत करना जारी रखा। वह खुद को रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक से परिचित कराना चाहते थे, तभी वह अधिक जटिल डैन के लिए रिफाइनिंग सिमुलेशन चला सकते थे। सबको हैरान करते हुए चेन जियांग बिना रुके ट्रू एलिमेंटल डेंस को परिष्कृत करता रहा। शाम से देर रात तक वह परिष्कृत करता रहा। उसने लगभग 30 सेट परिष्कृत कर लिए थे और हर सेट 5 डैन का था और हमेशा की तरह सभी उच्चतम गुणवत्ता के थे। उसकी कीमियागिरी की कला ने पहले ही कई लोगों को उसकी गहरी प्रशंसा में डुबो दिया था। कुछ कीमियागर चेन जियांग के प्रति और भी गहरा सम्मान रखते थे, जो उनकी आंखों में साफ दिखाई देता था। मुझे पता था, छोटे बदमाश, तुम्हारी प्रतिभा बहुत अच्छी है। तुमने इतनी कम समय में ही इस तकनीक को सीख लिया है। हालांकि तुम्हें पता होना चाहिए कि पंचतत्वों के सच्चे तत्वदान को परिष्कृत करते समय सच्चे तत्वदान की तुलना में कठिनाई कई गुना बढ़ जाएगी। उस समय तुम्हारी दिव्य इंद्रिय और तुम्हारी शक्ति की खपत भी बहुत अधिक होगी। सू मेयाओ ने चेन जियांग को अपने भविष्य के कार्य को हल्के में न लेने की याद दिलाने से पहले उसकी प्रशंसा की। इसके बाद 100 जानवरों के दान को परिष्कृत करें और फिर तत्व आत्मा दान को परिष्कृत करें। अंत में 5 तत्वों के सच्चे तत्व दान को परिष्कृत करने से पहले इन 2 दानों के लिए शोधन सिमुलेशन तकनीक का उपयोग करें। हालांकि सू मेयाओ ने ऊपर से कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, लेकिन उसके दिल में गहरे सदमे का एहसास था। पहले इस तकनीक में महारत हासिल करने में उसे कई साल लग गए थे। हालांकि चेन जियांग ने केवल उस डैन के लिए रिफाइनिंग सिमुलेशन चलाया था जिससे वह सबसे ज्यादा परिचित था। इसमें कोई शक नहीं कि वह पहले ही उस दहलीज को पार कर चुका था, क्योंकि वास्तव में उसका रिफाइनिंग सिमुलेशन बिल्कुल रिफाइनिंग सिमुलेशन जैसा ही था। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि चेन जियांग इस तकनीक में महारत हासिल करने लगा था। चेन जियांग को 100 जानवरों के दान की जड़ी बूटियां निकालते देख सभी अचानक उत्साहित हो गए। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि चेन जियांग अब प्रतिस्पर्धा करने वाला था और जल्द ही अपने 2 अन्य दान पूरे करने वाला था। हालांकि उसने पहले ही अभ्यास में काफी समय लगा दिया था और सूर्योदय होने में केवल 3 घंटे ही बचे थे। सबकी उत्सुकता और भी बढ़ गई। चेन जियांग किन 3 तरह के निम्न श्रेणी के गहन स्तर के दानों को परिष्कृत करने वाला था, ये हमेशा से एक रहस्य रहा था। श्रीमती ली को भी इसकी जानकारी नहीं थी। निगरानी करने वाले कीमियागरों ने सब कुछ गोपनीय रखा था। बहुत से लोग पहले ही चौक से जा चुके थे, केवल कुछ ही लोग बचे थे, जिनमें से अधिकांश कीमियागर थे। जाहिर है युन शियादाओ और अन्य लोग वहीं रुकेंगे। वे सभी मंच के पास बैठे थे, भट्टी से 5 रंग की किरणें निकलती देख रहे थे। लियान यिंगशियाओ, गु डोंगचेन और वू काइमिंग के साथ थे। वे सभी अंतिम परिणामों में बहुत रुचि रखते थे। आखिरकार चेन जियांग ही वह युवक था जिसकी वे सबसे ज्यादा प्रशंसा करते थे। डीन लियान, अपने बेटे पर काबू रखना। मैं सच कह रहा हूँ, इस बदमाश को न स्वर्ग में न धरती पर किसी चीज का डर है। अगर गुस्सा आ जाए तो ये सम्राट के बेटे का कत्ल भी कर सकता है, गु डोंगचेन ने कहा। उसका लहजा बहुत गंभीर था। वह लियान यिंगशियाओ को चेतावनी दे रहा था कि अगर किसी दिन अपने बेटे की करतूतों की वजह से उसने चेन जियांग पर पहले हमला किया तो गु डोंगचेन जरूर चेन जियांग के साथ खड़ा होगा। वापस लौटने के बाद मैं इसे सख्ती से अनुशासित करूंगा। मुझे भी चेन जियांग की स्लॉटर क्यूई से डर लगता है। इस बदमाश ने इतनी कम उम्र में इतने सारे लोगों को कैसे मार डाला कि उसके पास इतनी ज्यादा स्लॉटर क्यूई है। लियान यिंगशियाओ ने गंभीरता से कहा और सिर हिलाया। उसे गु डोंगचेन की बातों पर एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ। बाद में जब आपको पता चलेगा कि उसने सबको ऐसे मारा जैसे वह मवेशियों का वध कर रहा हो, तो यह निश्चित रूप से आपको बुरी तरह डरा देगा, गु डोंगचेन ने हंसते हुए कहा। हर कोई यह मानता था कि डीन और बीस्ट मार्शल सेक्ट के एल्डर, साथ ही ट्रू मार्शल सेक्ट के निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार सभी गु डोंगचेन द्वारा मारे गए थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि यह सब चेन जियांग के कारण था। इस मामले में गु डोंगचेन को चेन जियांग का बलि का बकरा माना जा सकता है, लेकिन उन्होंने इसे बहुत सम्मानपूर्वक निभाया। अध्याय 0315 एक कदम आगे एक कदम आगे। चेन जियांग को 100 बीस्ट्स डैन का परिष्करण करते हुए तो सभी ने देखा ही था, लेकिन अब शाम को तो और भी ज्यादा अद्भुत लग रहा था। पारदर्शी भट्टी से निकलती रंग बिरंगी खूबसूरत किरणें और भी ज्यादा चकाचौंध कर रही थीं, देखने वालों को मदहोश कर रही थीं। चेन जियांग अपने मन में 100 जानवरों के दान का शोधन अनुकरण कर रहा था। हालांकि यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल थी, फिर भी वह अपने मन में हर बारीक विवरण देख सकता था।
उसका शोधन अनुकरण बिल्कुल वास्तविकता में उसके शोधन जैसा ही था। 1 घंटे से भी कम समय में चेन जियांग ने सफलतापूर्वक 100 जानवरों डैन के एक सेट को परिष्कृत कर लिया था। एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत करना शुरू करो। सू मेयाओ का स्वर थोड़ा गंभीर हो गया, क्योंकि एलिमेंटल स्पिरिट डैन को 100 जानवरों के डैन की तुलना में परिष्कृत करना बहुत कठिन था। इसके अलावा इसकी दिव्य भावना की आवश्यकता बहुत अधिक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसकी कीमिया प्रक्रिया अन्य सामान्य डैन की तुलना में काफी अलग थी। चेन जियांग को 100 जानवरों के दान का शोधन पूरा करते देखने के बाद चौक में सभी लोग खुश हो गए, क्योंकि हर कोई इस बात को लेकर बेहद उत्सुक था कि चेन जियांग किस दूसरे निम्न श्रेणी के गहन स्तर के दान का शोधन करने जा रहा था। सभी ने देखा कि चेन जियांग ने एक सर्पिल आकार की सफेद घास और एक अंगूठे के आकार का फूल निकाला। एक बार जब इन 2 आत्मा जड़ी बूटियों को बाहर निकाल लिया गया तो कई लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, विशेष रूप से कीमियागर, क्योंकि उन्होंने उन जड़ी बूटियों को कभी नहीं देखा था। वे 7वें स्तर के कीमियागर भी धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। उनके ज्ञान के अनुसार ये जड़ी बूटियां आम दानों को परिष्कृत करने के लिए नहीं थीं, ये कुछ अपरंपरागत दान होना चाहिए। कियान, वह क्या परिष्कृत कर रहा है? याओ हैशिंग ने पूछा। वह जानता था कि वू कियान एल्डर डैन से कीमिया सीख रही थी, और यह भी नहीं कि वह चेन जियांग के बहुत करीब थी। उसने अनुमान लगाया कि उसे इसके बारे में पता होना चाहिए। युन शियादाओ, जू वेलोंग और अन्य सभी ने अपना सिर घुमाया और वू कियान की ओर देखा, उसके जवाब की प्रतीक्षा में। वू कियान अपने मन में स्मृति को खंगाल रही थी, लेकिन उसे इन 2 जड़ी बूटियों से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और जवाब दिया, मुझे भी कोई जानकारी नहीं है। डीन, आप जानकार हैं, क्या आप पहचानते हैं कि यह क्या है? वू कैमिंग ने पूछा। मुझे नहीं पता। वू डोंगचेन के चेहरे पर भी एक चिंतनशील भाव था। वह उन सभी जड़ी बूटियों को याद कर रहा था जिन्हें वह पिछले 10,000 वर्षों से जानता था। उसने अपने बगल में लियान यिंगजियाओ को देखा। डीन लियान, आप एक पागल कलेक्टर हैं, क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? लियान यिंगजियाओ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कोई जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है कि हमें घोषणा के लिए अंत तक इंतजार करना चाहिए। जब हर कोई उत्तर जानने के लिए उत्सुक था, तभी एक अहंकारी किंतु उत्साहहीन आवाज आए। ये दिव्य आत्मा पुष्प और आत्मा को जागृत करने वाली घास है। ये तात्विक आत्मा दान को परिष्कृत करने वाली जड़ी बूटियां हैं। यह आवाज सुनकर पूरा चौक अचानक धीमी और गहरी आवाजों में बहस में बदल गया। सबको आश्चर्य हुआ। यह एलिमेंटल स्पिरिट डैन था, जिससे सभी को पहले वाले एलिमेंटल स्पिरिट डैन की याद आ गई, जो एक बार डेंजियांग टावर में दिखाई दिया था और फिर नीलामी में, और अंत में 50 मिलियन क्रिस्टल पत्थरों की भारी कीमत पर बिका। ये यू जियांगलिन की आवाज है। लगता है नीलामी वाले एलिमेंटल स्पिरिट डैन को चेन जियांग ने परिष्कृत कर दिया है। इस आदमी को पूरी तरह से ठगा गया है। यह जरूर गुस्से से आग बबूला हो रहा होगा। वू डोंगचेन ने हंसते हुए कहा। लियान यिंगशियाओ और वू कैमिंग भी हंस पड़े। साथ ही वे आश्चर्यचकित थे कि चेन जियांग अप्रत्याशित रूप से इतनी कठिन दान को परिष्कृत कर सकता है। इसके अलावा ऐसी दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियां भी पा सकता है। यू जियांगलिन, यह आदमी अभी तक अपने बेटे को एलिमेंटल स्पिरिट डैन देने नहीं लौटा है। मुझे लगता है कि वह देखना चाहता था कि वह उस व्यक्ति को ढूंढ पाता है या नहीं जिसने उसके 50 मिलियन क्रिस्टल स्टोन चुरा लिए थे। हुआ जियांगयुए ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। लियू मेंग के चेहरे पर भी शरारती मुस्कान थी, क्योंकि वे भी यू जियांगलिन को ठगने में भागीदार थे। हुआ जियांगयू और लियू मेंग ने राहत की सांस ली, क्योंकि चेन जियांग के पास एलिमेंटल स्पिरिट डैन की जड़ी बूटियां थीं। इसका मतलब था कि चेन जियांग के पास अभी भी पहला स्थान जीतने का मौका था। झू रोंग ने ईर्ष्या से चेन जियांग को देखा, तो ये छोटे भाई चेन की मौलिक आत्मा डैन थी। लौटने के बाद मैं अपने अमीर दोस्त से एक दावत लेना सुनिश्चित करने जा रहा हूँ। इन परिवार के कनिष्ठ सदस्यों के लिए भी 50 मिलियन क्रिस्टल पत्थर काफी बड़ी राशि मानी जाती थी। युन शियादाओ और अन्य लोग एक बड़े दावत की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वे सभी यह नहीं जानते थे कि चेन जियांग ने इसे पूरी तरह से ड्रैगन सोल खरीदने के लिए खर्च कर दिया था। चेन जियांग एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत कर रहा था। यह महसूस करते हुए हर कीमियागर की आंखें चमक उठी। उनके लिए यह एक दुर्लभ दृश्य था, क्योंकि वे एलिमेंटल स्पिरिट डैन की पूरी शोधन प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। हालांकि वे निश्चित नहीं थे कि चेन जियांग अंत तक टिक पाएगा या नहीं और सफल हो पाएगा या नहीं। चेन जियांग ने जड़ी बूटियों को भट्टी में डालने से पहले उनका प्रसंस्करण किया। ये पहली बार था जब उसने इतने कठिन दान को परिष्कृत करने के लिए इल्यूशनरी ब्रिलियंट फनेस का इस्तेमाल किया था, और साथ ही उसने पहली बार रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया था। इसके अलावा रिफाइनिंग सिमुलेशन में उसे और भी ज्यादा कटौती करनी पड़ती, क्योंकि एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत करते समय हर्बल स्पिरिट क्यूई को उसकी दिव्य इंद्रिय के साथ आत्मसात करना होगा और आत्मसात की गई मात्रा को शोधन सिमुलेशन के दौरान गिनना होगा। लेकिन चूंकि वह पहले एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत कर चुका था, इसलिए उसके लिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वह अपनी स्मृति के अनुसार शोधन सिमुलेशन चला सकता है। लेकिन यदि वह उन उच्च स्तरीय दानों को परिष्कृत कर रहा था जिन्हें उसने कभी परिष्कृत नहीं किया था, तो उसके लिए शोधन सिमुलेशन चलाना कठिन होगा। इसके बजाय सबसे अधिक आवश्यकता उसकी धारणा की होगी। शोधन सिमुलेशन के दौरान उपदेश करते समय उसकी धारणा दिखाई देगी। फिर शोधन सिमुलेशन में हुई त्रुटि के अनुसार वह वास्तविकता में उन त्रुटियों को ठीक कर सकता है। ये रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक का सार था। इसे समर्थन देने के लिए एक असाधारण धारणा और शक्तिशाली दिव्य भावना की आवश्यकता थी।
वहाँ विभिन्न प्रकार की पुरानी सहायक जड़ी बूटियां थीं। चेन जियांग को उन जड़ी बूटियों की आयु के आधार पर सटीक अनुमान लगाने की आवश्यकता थी, तभी वह शोधन अनुकरण कर सकता था। हर कोई देख सकता था कि प्रचंड लपटों में ढेर सारी जड़ी बूटियां जलने के बाद एक चमकदार चमकें निकल रही थीं। आधी रात में ये बेहद खूबसूरत लग रहा था। चेन जियांग की पारदर्शी भट्टी मानो अपने अंदर कोई बेजोड़ खजाना समेटे हुए थी, जो हर किसी को बार बार अचंभित कर रही थी और दर्शकों में मौजूद हर किसी को यह एहसास दिला रही थी कि यह टूर्नामेंट रात भर देखने लायक था। इस बिंदु पर चेन जियांग के माथे पर एक शिकन उभर आए और वह बेहद गंभीर हो गया, क्योंकि उसे मायावी प्रखर भट्टी के अंदर की स्थिति पर ध्यान देना था। उसे लपटों को नियंत्रित करना था, उन अत्याचारी हर्बल स्पिरिट क्यूई को दबाने के लिए दिव्य इंद्रियों का उपयोग करना था, मन से निकली मायावी प्रखर भट्टी को नियंत्रित करना था, और साथ ही उसे शोधन अनुकरण में भी ठीक वही काम करने थे, जो काफी कठिन था। और इसके लिए शोधन अनुकरण तकनीक की वास्तव में बहुत ऊंची आवश्यकताएं थीं। वर्तमान में चेन जियांग के लिए यह एक ही समय में दो अलग अलग भट्टियों में एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत करने जैसा था, फिर भी ये दो भट्टियों में एक साथ परिष्कृत करने से अधिक कठिन था, क्योंकि उसके दिमाग में उसे शोधन सिमुलेशन को सटीक रूप से करना होगा। विजुअलाइजेशन वास्तविकता के समान होना चाहिए। अगर सिमुलेशन में कुछ समस्या आए तो उसे वास्तविकता में निम्नलिखित समायोजन करना होगा। अपने विजुअलाइजेशन में उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि वह टी को पार कर जाए और आई को डॉट करे, अन्यथा यदि विजुअलाइजेशन स्वयं गलत था तो यह विफलता का कारण बन जाएगा। इसलिए विफलता को कम करने के लिए रिफाइनिंग सिमुलेशन बहुत तेज नहीं हो सकता है, फिर भी इसे वास्तविकता से थोड़ा तेज होना चाहिए। अचानक चेन जियांग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जिन चीजों की वह उम्मीद कर रहा था आखिरकार वही हुआ, क्योंकि एलिमेंटल स्पिरिट डैन के शोधन सिमुलेशन में एक समस्या दिखाई दी, जिससे तत्काल विफलता हुई और भट्टी फट गई। जैसे ही उसे समस्या का पता चला वह तुरंत शांत हो गया। भट्टी फट गई क्योंकि उसने हर्बल स्पिरिट क्यूई को अपनी दिव्य भावना से बहुत अधिक आत्मसात करने की अनुमति दी थी। उसने तुरंत समायोजन किया और उन मालिकहीन हर्बल स्पिरिट क्यूई को बहुत अधिक दिव्य भावना को अवशोषित करने से रोक दिया। इस तरह उसने अपने मन में शोधन सिमुलेशन के दौरान उत्पन्न समस्या को ठीक कर दिया। गलती को सफलतापूर्वक सुधारने के बाद एक बार फिर चेन जियांग के दिमाग में एलिमेंटल स्पिरिट डैन की एक और भट्टी प्रकट हुई और उसने एक बार फिर एक और शोधन सिमुलेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन ये शोधन सिमुलेशन उस बिंदु से शुरू हुआ जहां उसने गलती को सुधारा था। इससे उन्हें एक बार फिर रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक की प्रचंडता का अनुभव करने का मौका मिला। यदि रिफाइनिंग सिमुलेशन सही था तो उन्हें पहले से पता चल सकता था कि वे कहां गलती कर रहे हैं और फिर वे उसे सुधार सकते थे। दूसरों को तो बस यही लगा कि चेन जियांग सिर्फ कीमियागिरी पर ध्यान दे रहा है और यह बहुत मुश्किल था। हालांकि किसी को पता नहीं था कि चेन जियांग कोई और कीमियागिरी तकनीक सीख रहा है, लेकिन सब उसे बड़े चाव से देख रहे थे और वे कीमियागर तो और भी हतप्रभ होकर उसे देख रहे थे, क्योंकि वे उस महानतम सबसे कठिन मौलिक आत्मा दान का शोधन देख सकते थे। अध्याय 0316 संभाव्य केवल वे रसायनज्ञ ही जिन्हें एक निश्चित बुनियादी ज्ञान था ये पता लगाने में सक्षम थे कि तत्व आत्मा दान को परिष्कृत करने में क्या कठिनाई हो रही थी। उन्होंने देखा कि वे ऊपर उठते हुए घने हर्बल आत्मा क्यों कुछ अवशोषित कर रहे थे और अवशोषित होने के बाद उनकी मात्रा बहुत बढ़ जाती। फिर चेन जियांग द्वारा उन्हें फिर से संकुचित कर दिया जाता ताकि बढ़ते द्रव्यमान के कारण हर्बल आत्मा क्यू का विस्तार न हो। ये हर्बल स्पिरिट क्यू भी कुछ हद तक आध्यात्मिक शक्ति के समान थे। हालांकि जड़ी बूटियों के अंदर की आत्मा शुद्ध, अनियंत्रित लेकिन बहुत दमनकारी थी। तो बात कुछ ऐसी थी, इस छोटे बदमाश ने सचमुच मेरा नजरिया खोल दिया था, मुझे उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि आप जैसी सम्माननीय महारानी के मन में इस छोटे बदमाश के लिए इतनी नरमी होगी। हुआ शियांग युए ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। वह चेन शियांग की पारदर्शी कीमिया भट्टी को घूर रही थी। वह भी एक कीमियागर थी, लेकिन उसने एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत नहीं किया था, इसलिए जाहिर है वह शोधन प्रक्रिया का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करेगी। लियू मेंग ने कोमलता से उपहास किया और कहा, क्या आप भी ऐसा नहीं है? क्या तुम्हें जलन हो रही है? क्या तुम्हें डर है कि मैं उसे चुरा लूंगा? हुआ शियांग के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान उभरी जब उसने लियू मेंग की छाती पर फैले रेशमी बालों को सहलाते हुए जवाब दिया, अगर तुम उसे चुरा सकती हो तो इसे अपनी जीत समझो। लियू मेंग ने अपनी जीभ बाहर निकाली, उसकी सुंदर आंखें एक जटिल भाव से चमक उठीं। चेन जियांग के गंभीर और सुंदर चेहरे को देखते हुए वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन स्वीकार कर लिया। उसे वास्तव में ये छोटा बदमाश पसंद आया। धीरे धीरे समय बीतता गया। चेन जियांग की रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाती, मायावी, चमकदार भट्टी अब विलय के बाद हर्बल स्पिरिट क्यूई एक चमकदार सफेद रोशनी में बदल गई। इसके अलावा सभी सम्मिलित हर्बल पाउडर और हर्बल स्पिरिट क्यूई को चेन जियांग ने 3 समूहों में बांट दिया था। सभी को बहुत निराशा हुई जब चेन जियांग 3 एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत करने जा रहा था, जिसने एक बार फिर सभी अन्य कीमियागरों को बुरी तरह डरा दिया। अभिलेखों से उन्हें याद आया कि जड़ी बूटियों के एक सेट से केवल एक ही डैन प्राप्त किया जा सकता है। तथापि चेन जियांग ने उनके ज्ञान को तोड़ दिया था और यहाँ तक कि 3 डैन को परिष्कृत भी कर रहा था।
हर कोई जो कीमिया के बारे में जानता था कि यदि वे एक साथ कई डैनों को परिष्कृत करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ हर्बल स्पिरिट क्यूई और हर्बल पाउडर को बनाए रखने की आवश्यकता है और कई डैनों की ठोसीकरण प्रक्रिया के दौरान होने वाली अस्थिरता को दबाने के लिए शक्तिशाली दिव्य भावना की आवश्यकता है। यदि ठोसीकरण प्रक्रिया के दौरान एक भी डैन असफल रहा तो पूरा बैच विफल हो जाएगा। सफलता सुनिश्चित करने के लिए कई कीमिया भट्टी के बैंक से हर्बल स्पिरिट क्यूई और हर्बल पाउडर का एक अंश बाहर निकाल देते थे। इस तरह भले ही दान कम होता, कम से कम वे सफल तो होते और इन कीमती जड़ी बूटियों को बर्बाद नहीं करते। ये बात कीमिया की कई पाठ्य पुस्तकों में भी लिखी है और समय के साथ कीमियागरों ने यह मान लिया कि यह स्वाभाविक है, लेकिन चेन जियांग ने शायद ही कभी इस पर अमल किया। यही कारण था कि उनके द्वारा परिष्कृत किए गए डैन बहुत अधिक संख्या में थे और उच्च गुणवत्ता वाले भी थे। ब्रह्मकारी प्रतिभाशाली भट्टी के अंदर सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा चेन जियांग ने अपने शोधन सिमुलेशन में कल्पना की थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जिसने चेन जियांग को एक तरह की पूर्वाभास की भावना से और भी अधिक परिचित बना दिया। अगर वह इस भावना को समझ सकता था तो यह उसे शोधन सिमुलेशन तकनीक, इस शानदार कीमिया तकनीक में महारत हासिल करने के एक कदम और करीब ले जाएगा। चेन जियांग द्वारा 3 डैनों को परिष्कृत करना भी कीमत को थोड़ा बढ़ाने के लिए था। भले ही वह 5 तत्वों के सच्चे मौलिक डैन को परिष्कृत करने में विफल रहा हो, फिर भी उसके पास पहले जीतने का अवसर होगा। अगर वह इमारत के फाउंडेशन डैनों को परिष्कृत कर सकता है तो उसे यकीन था कि वह जीत हासिल करने में सक्षम होगा। यदि वह अपने साथ नीला गहन फल नहीं ले जाता तो संभवतः वह 3 निम्न श्रेणी के गहन स्तर के दानों को पूरा कर लेता। इसके अलावा 4 बिल्डिंग फाउंडेशन दानों के एक सेट को परिष्कृत करने से कई कीमियागर डर जाते। अब भोर होने में बस 1 घंटा बाकी था और चेन जियांग की पारदर्शी भट्टी के अंदर सफेद रोशनी में चमकते क्यूई के 3 समूह एक जोरदार झटके के बाद अचानक एक साथ इकट्ठा होने लगे। क्यूई का समूह बेतहाशा घूमने लगा और धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। इससे पहले कि दानों का प्रोटोटाइप प्रकट हुआ, इस समय सभी उत्सुकता से देख रहे थे, जबकि सिमुलेशन में 3 एलिमेंटल स्पिरिट डैन का शोधन पहले ही पूरा हो चुका था। उसने पहली बार 3 एलिमेंटल स्पिरिट डैन का शोधन किया था और चूंकि उसने शोधन सिमुलेशन तकनीक सीखी थी, इसलिए उसने कोशिश करने की हिम्मत की। इस तरह की सफलता ने उसे एक तरह की अकथनीय खुशी का एहसास कराया। तीनों एलिमेंटल स्पिरिट डैन सफलतापूर्वक परिष्कृत हो चुके थे। जैसे ही चेन जियांग ने उन्हें अपनी हथेली में लिया, उसके गंभीर चेहरे पर मुस्कान की एक झलक दिखाई दी। वहीं दूसरी ओर मंच पर मौजूद अन्य 14 कीमियागरों पर भारी दबाव महसूस हुआ। चेन जियांग द्वारा अपरंपरागत एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत करना उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। और तो और एक साथ 3, उन्होंने सुना था कि नीलामी के दौरान एक एलिमेंटल स्पिरिट डैन 5 करोड़ क्रिस्टल स्टोन में बिका था। अगर इसकी कीमत इसी हिसाब से निकाली जाए तो वे निश्चित रूप से हार जाएंगे। पिछली बार यह छोटा बदमाश सिर्फ 2 ही परिष्कृत कर पाया था और ये तो कहना ही क्या कि वह अपनी उस शक्तिशाली भट्टी का इस्तेमाल कर रहा था। अब तो उसने किसी रसायन भट्टी का सहारा भी नहीं लिया था, फिर भी उसने 3 डैन परिष्कृत कर लिए। मैंने सचमुच उसकी पूरी क्षमता निचोड़ ली है। हुआ शियांग्यू के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। उसे लगा कि उसने अच्छा काम किया है। अब उसका मन ऐसा था मानो वह किसी गौरवान्वित शिष्य का मार्गदर्शन कर रही हो, और इस शिष्य ने भी बहुत अद्भुत प्रदर्शन किया था। चेन जियांग अब इस मोहिनी हुआ जियांग्यू के प्रति बहुत आभारी महसूस कर रहा था। उसे अचानक समझ में आया कि हुआ जियांग्यू ने जानबूझकर उसे उस फटी हुई कीमिया भट्टी को क्यों खींचा था। ये सब जानबूझकर किया गया था ताकि वह ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फर्नेस पर अपनी निर्भरता से छुटकारा पा सके। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि पिछले 2 खेलों की व्यवस्था हुआ जियांग्यू द्वारा की गई थी, क्योंकि अंतिम मूल्यांकन के दौरान उसने महसूस किया कि उसके शानदार ज्वाला ड्रैगन फर्नेस का रहस्य उजागर हो गया था। उसकी अटकलें लक्ष्य से दूर नहीं थीं। ऐसा इस वजह से भी था कि उसे एक अजीब तरह का एहसास हो रहा था। ये बदमाश निश्चित रूप से बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत करने जा रहा है। इसकी ठगी ने मुझे बहुत कष्ट दिया है। गु डोंगचेन रोना चाहता था, लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। 10 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन खरीदने के लिए 20 मिलियन क्रिस्टल पत्थर खर्च करने के बारे में सोचकर उसका दिल एक बार फिर चुपके से दर्द से धड़क उठा। भाई गु, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नीलामी में 10 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन्स उसके थे? लियान यिंगशियाओ ने पूछा। वह थोड़ा चौंक गया। हाँ, गु डोंगचेन ने आह भरते हुए कहा। अजीब बात है, जब आप बिल्डिंग फाउंडेशन डैम के लिए बोली लगा रहे थे तो लियू मैंग आपके साथ कीमत बढ़ा रहा था। यहाँ तक कि जब यू जियांगलिन एलिमेंटल स्पिरिट डैम के लिए बोली लगा रहा था तब भी लियू मैंग प्रतिस्पर्धा कर रहा था। जहाँ तक मुझे पता है, लियू मैंग की प्रशिक्षु जू जियांग सियन चेन जियांग की पत्नी है। उनमें से लियान यिंगशियाओ के शब्द ने गु डोंगचेन को चौंका दिया। गु डोंगचेन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और शाप दिया। इस बदमाश ने निश्चित रूप से लियू मैंग को कीमत बढ़ाने के लिए उकसाया होगा। लियू मैंग एक बहुत ही घमंडी महिला है। ये बदमाश उसके साथ सौदा क्यों तोड़ सकता है? वू कैमिंग को भी लगा कि यह बहुत संभव है। यू जियांगलिन को बहुत बुरी तरह से ठगा गया था। चेन जियांग ने अनुमान लगाया होगा कि यू जियांगलिन निश्चित रूप से एलिमेंटल स्पिरिट डैम खरीद लेगा, इसलिए उसने लियू मैंग से कीमत बढ़ाने के लिए कहा होगा। मैं लियू मैंग को सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। जब मैं उसका पीछा कर रही थी तो उसने मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। मैं हजारों सालों से उसका पीछा कर रही हूँ, फिर भी वह वैसी ही थी। वह कभी ऐसा नहीं करेगी। क्या यह उसकी प्रिय शिष्या की वजह से है? लियान यिंगशियाओ ने कहा। गु डोंगचेन और वू कैमिंग भी समझ नहीं पा रहे थे कि एक सम्माननीय महारानी उनके कपटी युवा योद्धा चाचा के साथ कैसे घुल मिल सकती हैं और ऐसे दुष्ट कर्म कर सकती हैं।
ये तो पता ही होगा कि लियू मेंगर के पास क्रिस्टल स्टोन या ट्रू एलिमेंटल डैम या किसी और चीज की कमी नहीं थी। उनके पास इसके बारे में बाद में पूछने के अलावा कोई चारा नहीं था। लियान यिंगशियाओ अब चेन जियांग की क्षमता से और भी हैरान था। उसे ये देखकर बहुत निराशा हुई कि चेन जियांग लियू मेंगर को हिला भी पाया। पहले भी उसने लियू मेंगर को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित किया था, लेकिन लियू मेंगर कभी नहीं आया। लगता है मुझे अपने लोट्स आइलैंड के लोगों को संभालना है। मैं उन्हें चेन जियांग को अपमानित नहीं करने दे सकता। ये बदमाश बहुत भयानक है। लियान यिंगशियाओ ने बुदबुदाया, क्योंकि वह लियू मेंगर के चरित्र को जानता था। अगर चेन जियांग लियू मेंगर को खुद को नीचा दिखाने और अवैध काम करने के लिए मजबूर कर सकता है, तो वह लियू मेंगर को उसके लिए लड़ने के लिए भी कह सकता है। अध्याय 0317 सीमा को चुनौती देना। सीमा को चुनौती देना। टीएल नोट दिखाएं। चेन जियांग ने सभी 100 जानवरों और मौलिक आत्मा डैनों को एक बॉक्स में रखा, जिसे धोखाधड़ी को रोकने के लिए डेनेक्सियांग ताओयुआन द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया था। एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत करने के बाद चेन जियांग ने अपनी ताकत और आत्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, जो उसने कुछ समय पहले खपत की थी, क्योंकि उसे अगले 5 तत्वों के सच्चे एलिमेंटल डैन को परिष्कृत करना था। नीलामी के दौरान उन्होंने 2 5 रंग वाले गहरे फल खरीदे थे और बाद में एल्डर डैन ने उन्हें 5 रंग वाले कमल के बीज, रंगीन लिंगजी और 5 पत्ती वाली घास, प्रत्येक 2-2 दिए थे। दूसरे शब्दों में, उसके पास प्रत्येक जड़ी बूटी की 2-2 किस्में थीं, लेकिन वह केवल एक ही सेट को परिष्कृत कर सकता था, क्योंकि उसे अन्य सेट को रोपण के लिए रखना था। अब अन्य लोगों ने एक बार फिर से अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि चेन जियांग किस निम्न श्रेणी के गहन स्तर के दान को परिष्कृत करने जा रहा था। उनमें से कई लोगों का मानना था कि यह बिल्डिंग फाउंडेशन दान था, विशेष रूप से यून शियादाओ, जू रोंग और अन्य। उन सभी ने चेन जियांग से बहुत सारे बिल्डिंग फाउंडेशन दान प्राप्त किए थे, लेकिन यदि उसके पास नीला गहन फल होता तो वह पहले ही शोधन शुरू कर चुका होता। क्या वह अब भी शुद्धिकरण करेगा? उसके पास नीला गहन फल नहीं है। अगर उसके पास होता तो वह बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को शुद्ध करना शुरू कर चुका होता। एलिमेंटल स्पिरिट डैन की तुलना में बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को शुद्ध करना और भी आसान है, लियू मेंगर ने संदेह से कहा। हुआ जियांगयू ने आराम कर रहे चेन जियांग की ओर देखा और भौहें चढ़ाने लगी। उसका चेहरा एक अकथनीय गंभीरता से भर गया था। इसके अलावा थोड़ा आश्चर्य भी था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ देखा हो, लेकिन वह पुष्टि नहीं कर सकी। क्या? लियू मेंगर ने हुआ जियांगयू के चेहरे का रंग देखकर अचानक पूछा। मुझे यकीन नहीं है, मुझे फिर से देखना होगा। आखिर किसने उसे ये कीमियागिरी सिखाई? वो अचानक यहाँ तक पहुँच गया। हुआ जियांगयू ने सिर हिलाते हुए कहा। अचानक उसने देखा कि चेन जियांग बहुत सारी जड़ी बूटियां लेकर आया है। उसकी पुतली बुरी तरह से उड़ गई, उसका कोमल शरीर थोड़ा चौंक गया, उसकी सांसें बहुत तेज हो गईं। असंभव! क्या इस बदमाश ने वह कदम पूरा कर लिया है? हुआ शियांगयू के रंग रूप में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखकर लियू मेंगर बता सकती थी कि चेन शियांग निश्चित रूप से कुछ आश्चर्यजनक करने जा रहा है। उसने पूछा, क्या यह वह 5 रंग वाला गहरा फल नहीं है जिसे उसने नीलामी में खरीदा था? अभी भी कुछ अन्य जड़ी बूटियां हैं। क्या वे 5 तत्वों के सच्चे मौलिक दान की सामग्री हैं? हुआ शियांगयू ने एक लंबी गहरी सांस ली, अपनी सुंदर आंखें बंद की, अपना सिर हिलाया। हाँ, ये 5 रंग का कमल का बीज, रंगीन लिंगजी, 5 पत्ती वाली घास है। उसने निश्चित रूप से पहले 5 तत्वों के सच्चे मौलिक दान को परिष्कृत नहीं किया था, लेकिन अब वह कोशिश करना चाहता है। क्या? लियू मेंगर को आश्चर्य हुआ। उसके चेहरे का रंग भी बदल गया। वह एक ऐसे डैन को परिष्कृत करना चाहता है जिसे उसने कभी परिष्कृत नहीं किया। इस स्थिति में क्या वह रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक जानता है जिसके बारे में आपने बात की थी? हाँ, इसीलिए मुझे संदेह है, अगर वह रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक जानता था तो उसके पीछे कोई असाधारण कीमिया तकनीक वाला कीमियागर होगा जो उसका मार्गदर्शन कर रहा होगा। कुछ अच्छी अंतर्दृष्टि वाले कीमियागरों ने एक नज़र में ही उन चमकदार 5 रंग की जड़ी बूटियों को पहचान लिया जो चेन जियांग ने निकाली थी, जिससे कीमियागरों का एक समूह धीमी आवाज में चर्चा करने लगा। पंचतत्वों का सच्चा मौलिक दान कई शिराओं वाले प्रतिभाशाली लोगों के लिए सबसे पसंदीदा दान था और कई शिराओं वाले मार्शल कलाकारों के लिए ये बेहद फायदेमंद था। अफवाह थी कि पंचतत्वों का सच्चा मौलिक दान प्रथम स्तर के सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार को दूसरे स्तर तक आगे बढ़ने में मदद कर सकता था, क्योंकि इसमें इतनी मात्रा में सच्ची ची होती थी। यहाँ तक कि जिन मार्शल कलाकारों के पास कई शिराएं नहीं थीं, वे भी इसे ले सकते थे, क्योंकि पंचतत्वों के सच्चे मौलिक दान के जम जाने के बाद यह एक विशेष प्रकार की सच्ची ची उत्पन्न करता था। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि यह अद्वितीय ट्रू क्यूई वास्तव में ब्रह्मांड ट्रू क्यूई था। इस प्रकार का ट्रू क्यूई वास्तव में बेहद रहस्यमय था। इसे किसी भी प्रकार की विशेषता में बहुत आसानी से आत्मसात किया जा सकता था, जैसे कि उसके 5 तत्वों ट्रू क्यूई के सम्मिलन के बाद इसे एजियो ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड पर लागू किया जा सकता था। फिर भी यह शक्तिशाली लकड़ी विशेषता ट्रू क्यूई जारी कर सकता था और इसकी ताकत सम्मिलन से पहले कई गुना होगी। नीलामी में पंचरंगी गहन फल जरूर इसी बदमाश ने खरीदा होगा, लियान यिंगशियाओ ने कहा। उस समय उसका मुकाबला चेन जियांग से था। 5 तत्वों का सच्चा मौलिक दान बिल्डिंग फाउंडेशन दान की तुलना में अधिक महंगा है। यह नीलामी में तुलनात्मक रूप से मांगी जाने वाली चीज भी है। अगर उनमें से कुछ ले लिए जाएं, तो यह अपने उपयोगकर्ता को सफलता दिला सकता है। इसे निम्न श्रेणी के गहन स्तर के दानों में राजा दान के रूप में भी जाना जाता है।
गु डोंगचेन ने कहा, 5 तत्वों के सच्चे मौलिक दान की जड़ी बूटियां मौलिक आत्मा दान की तुलना में इतनी दुर्लभ नहीं थीं। कभी कभी वे चेंगू मुख्य भूमि में दिखाई देती थीं। इस वजह से कई कीमियागरों को 5 तत्वों के सच्चे मौलिक दान के बारे में कुछ समझ थी। चेन जियांग ने 5 तत्वों के सच्चे मौलिक दान की जड़ी बूटियों का प्रसंस्करण शुरू किया। 4 मुख्य जड़ी बूटियों के अलावा अभी भी 3000 साल से अधिक पुरानी कुछ अन्य सहायक जड़ी बूटियां थीं। आमतौर पर सहायक जड़ी बूटियां जिनसेंग, लिंगजी जैसी चीजें थीं जिनमें बड़ी संख्या में शुद्ध आत्मा क्यूई शामिल थी। चेन जियांग ने जड़ी बूटियों को थोड़ा धीरे धीरे संसाधित किया, पहले की तरह कुशलता से नहीं। हर कोई बता सकता था कि वह जड़ी बूटियों से परिचित नहीं था। अन्य लोग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन संदेह कर सकते थे कि उसने 5 तत्वों के सच्चे मौलिक दान को परिष्कृत किया है या नहीं। ये जानना जरूरी है कि 5 तत्वों के सच्चे तत्व दान की जड़ी बूटियां भवन निर्माण की नींव दान की जड़ी बूटियों जितनी ही कीमती और दुर्लभ थीं, लेकिन उन्हें परिष्कृत करने में कठिनाई तत्व आत्मा दान जितनी ही थी। जड़ी बूटियों के एक सेट से परिष्कृत किए जा सकने वाले दानों की संख्या 100 जानवरों के दान के बराबर थी, 6 या 7। अगर चेन जियांग 5 तत्वों के सच्चे तत्व दान को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लेता तो इसमें कोई शक नहीं कि वह प्रथम स्थान प्राप्त करता। इस समय एक के बाद एक मंच पर अन्य सभी कीमियागरों ने शोधन समाप्त कर दिया। इन सभी कीमियागरों ने 100 जानवर दान को परिष्कृत किया था। उनकी कीमिया भट्टियां बहुत सरल और अपरिष्कृत थीं। 100 जानवर दान को परिष्कृत करने की सफलता दर काफी अधिक थी। और फिर कुछ अपरंपरागत दान को परिष्कृत किया, जिनमें से कुछ महंगे थे जबकि कुछ सस्ते थे। वे चेन जियांग की तरह नहीं थे जो कुछ महान निम्न श्रेणी के गहन स्तर के दान को परिष्कृत करने के लिए इतनी सारी दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियां निकाल सकते थे। ये कीमियागर वास्तव में छठे स्तर पर थे। वे सभी सफलतापूर्वक समाप्त हो गए और उनमें से किसी की भट्टी में विस्फोट नहीं हुआ या कोई भी विफलता नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने भारी मात्रा में डैन को परिष्कृत किया था। उन सभी के पास निश्चित ताकत थी। केवल चेन जियांग का काम पूरा नहीं हुआ था। उसने अंतिम निम्न श्रेणी के गहन स्तर के दान को परिष्कृत नहीं किया था और समय दबाव में था। ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। वे अप्रत्याशित रूप से किसी को 5 तत्वों के सच्चे मौलिक दान को परिष्कृत करते हुए देख सकते थे, जिससे इन कीमियागरों के दिल भावनाओं से तेजी से धड़क रहे थे। वे खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। फिर भी उनमें से किसी को पता नहीं था। चेन जियांग पहली बार 5 तत्वों के सच्चे मौलिक दान को परिष्कृत कर रहा था। वह भारी मात्रा में दबाव में था। मंच पर मौजूद कीमियागर स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि चेन जियांग सफल हो, अन्यथा उन्हें जीतने का अवसर नहीं मिलेगा। ये छोटा बदमाश पहली बार सचमुच 5 तत्वों के सच्चे तत्व दान को परिष्कृत करने जा रहा है। वह वास्तव में साहसी है। यदि वह सफल होता तो उसने शोधन सिमुलेशन तकनीक का सार समझ लिया होता। हुआ जियांगलियू ने भौहें चढ़ाईं। जब उसे शोधन सिमुलेशन तकनीक सीखनी पड़ी तो उसे बहुत कड़वाहट सहनी पड़ी। जबकि चेन जियांग 30 साल का भी नहीं हुआ था, उसने सीखना शुरू कर दिया था। उसे चेन जियांग की प्रतिभा से बहुत जलन हुई। जब चेन जियांग कुछ समय पहले आराम कर रहा था तो वह ध्यान से सू मेयाओ को 5 तत्वों के सच्चे मौलिक दान को परिष्कृत करने की आवश्यक बातों का वर्णन करते हुए सुन रहा था। केवल अब उसने बोलना समाप्त कर दिया था और अब उसने जड़ी बूटियों को संसाधित करना भी समाप्त कर दिया था। वह धीरे धीरे जड़ी बूटियों को संसाधित कर रहा था। ये सब उसकी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करके उन जड़ी बूटियों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने के लिए था। उसे इन जड़ी बूटियों को पूरी तरह से समझना था। केवल तभी वह एक सटीक शोधन सिमुलेशन कर सकता था। अब उसने महसूस किया कि यह पर्याप्त था। उसने थोड़ी गहरी सांस ली और ब्रह्मकारी शानदार भट्टी को छोड़ दिया। चेन जियांग को जड़ी बूटियों को संसाधित करना बंद करते देख हर कोई जानता था कि वह तैयार है। हर कोई अपनी सांस रोककर ध्यान से देख रहा था। वे चिंतित थे कि वे कुछ विवरण याद करेंगे, क्योंकि इस तरह का दृश्य शायद ही कभी देखा गया था। शायद उनके जीवन में वे इसे केवल एक बार देख सकते थे। हुआ जियांगलियू और लियू मेंग भी बहुत चिंतित थे। अगर चेन जियांग ने वास्तव में रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक में महारत हासिल कर ली थी तो इस तरह की प्रतिभा बहुत ही अविश्वसनीय थी। सू मेयाओ, बाई यूयू और लॉन्ग जुई के लिए भी यही सच था। वे सभी थोड़े तनाव में थे। पूरा चौक अचानक से बहुत ही घुटन भरे और तनावपूर्ण माहौल में घिर गया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। अध्याय 0318 मन का जादुई प्रभाव। मन का जादुई प्रभाव। टीएल नोट दिखाएं। जड़ी बूटियों को मायावी प्रखर भट्टी में डालने के बाद चेन जियांग ने तुरंत लपटें छोड़ दी। साथ ही उसने अपनी दिव्य इंद्रियों को भी रसायन भट्टी को लपेटने के लिए मुक्त कर दिया, ताकि वह उसके अंदर हो रहे सूक्ष्मतम परिवर्तनों को भी महसूस कर सके। जैसे जैसे ये परिवर्तन उसके मन में पहुंचे, उसने शोधन का अनुकरण भी शुरू कर दिया। अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से सक्रिय करके उसने विभिन्न गणनाएं की जो उसके मन के लिए बहुत कठिन थीं। उसके मन में शोधन का अनुकरण करने के कुछ ही समय बाद एक समस्या सामने आ गई। लपटें बहुत तेज थीं, इसलिए वे एक समान नहीं थीं और इस वजह से सहायक जड़ी बूटियां जलकर राख हो गईं। यहाँ तक कि मुख्य जड़ी बूटियां भी नहीं बचीं। वे भी समान रूप से गर्म नहीं हुईं और जल्द ही आधी जड़ी बूटियां नष्ट होने वाली थीं। ये जानते हुए कि इस तरह की त्रुटि होने वाली है, चेन जियांग ने शोधन सिमुलेशन में त्रुटि के अनुसार लपटों को तुरंत समायोजित कर लिया। उसकी प्रतिक्रिया बेहद तेज होनी जरूरी थी। अगर वह थोड़ी भी धीमी होती तो विफलता का कारण बन जाती। समायोजन के बाद उन्होंने त्रुटि वाले बिंदु से रिफाइनिंग सिमुलेशन को सफलतापूर्वक संशोधित किया।
इस बीच वर्तमान स्थिति के अनुसार उन्होंने एक बार फिर रिफाइनिंग सिमुलेशन चलाया ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि आगे क्या होगा और समायोजन करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। खतरनाक त्रुटियों को सुधारकर चेन जियांग रिफाइनिंग सिमुलेशन में हुई त्रासदियों से बचने में सक्षम रहे। चेन जियांग ने अभी कुछ ही समय पहले शुरुआत की थी, लेकिन उसे पहले ही दर्जनों समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जिनमें से सभी को उसने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर ठीक कर लिया था, जिससे वह बेहद थका हुआ महसूस कर रहा था। इस समय उसे हल्का सिरदर्द भी हुआ। यह उसका पहला मौका था जब वह पंचतत्वों के सच्चे तत्वदान का शोधन कर रहा था, इसलिए शोधन अनुकरण के दौरान बहुत सारे पहलू शामिल थे। इस वजह से वह अपनी निष्कर्षण गति बढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका और ठीक इसी कारण मानसिक पहलू की दृष्टि से शोधन अनुकरण तकनीक की बहुत ऊंची आवश्यकताएं थीं। पारदर्शी रसायन भट्टी में पंचरंगी आभाएं और भी ज्यादा चमकदार थीं, मानो दर्शकों की आंखों के सामने एक छोटा सा सूरज हो। इससे सभी के लिए ये देखना मुश्किल हो गया कि चमकदार रोशनियों के बीच क्या हो रहा था। अभी आसमान में अंधेरा था, फिर भी जब चेन जियांग की कीमिया से निकली रोशनी ने पूरे चौक को रोशन कर दिया तो ऐसा लगा जैसे अभी दिन ही हो। सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का हुआ कि उस आभा ने अप्रत्याशित रूप से सभी को बेहद सुकून का एहसास कराया। उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। पंचतत्वों के सच्चे तत्वदान के मुख्य अवयव अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी थे, उन्हें लंबे समय तक जलाना आवश्यक था। इसके अलावा वे सहायक जड़ी बूटियां ऊष्मा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थीं, इसलिए उन्हें ज्यादा गर्म नहीं किया जा सकता था। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था जिस पर पंचतत्वों के सच्चे तत्वदान को परिष्कृत करते समय ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि चेन जियांग के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि उसके पास स्वर्गीय सूर्याग्नि आत्मा थी। बहुत ही कम समय में उसने 4 मुख्य जड़ी बूटियों को भस्म कर दिया था, और यह प्रक्रिया भी उसी समय हुई थी जब सहायक जड़ी बूटियों को हर्बल पाउडर में जलाया गया था। फिर उसने उन्हें मुख्य सामग्री के हर्बल पाउडर के साथ मिला दिया। अचानक चेन जियांग का शरीर हल्का सा कांप उठा और उसका शरीर पसीने से भीग गया। शोधन अनुकरण में भट्टी में विस्फोट हो गया जब वह 5 अलग अलग गुणधर्मों वाली सच्ची क्यूई का सम्मलन कर रहा था। उसने जो दिव्य भावना छोड़ी थी वह पर्याप्त प्रबल नहीं थी, जिसके कारण अत्याचारी हर्बल स्पिरिट क्यूई की अराजक गतिविधियां शुरू हो गईं। हर्बल स्पिरिट क्यूई अपने बंधनों से मुक्त हो गए, जिससे वे बेकाबू हो गए और इस प्रकार पूरी रसायन भट्टी नष्ट हो गई। इस समय चेन जियांग को लगा कि उसके पास इस्तेमाल के लिए पर्याप्त दिव्य ज्ञान नहीं बचा है, क्योंकि उसे मायावी प्रखर भट्टी को भी बनाए रखना था। जब उसे लगा कि अब उसका अंत हो गया तो उसने तुरंत मन को मुक्त कर दिया, जिसने उन अत्याचारी हर्बल स्पिरिट क्यूई को जकड़ लिया था। बिना कोशिश किए कोई भी अंतिम परिणाम के बारे में कभी नहीं जान पाएगा। चेन जियांग को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मन अप्रत्याशित रूप से इतना शक्तिशाली था कि एक पल में उसने उन हर्बल स्पिरिट क्यूई को दबा दिया और उन्हें विनम्र और आज्ञाकारी बना दिया। लेकिन उसने कीमिया में मन का इस्तेमाल जारी नहीं रखा, क्योंकि वह मन की विशेषताओं को पूरी तरह से नहीं समझता था। मन की सभी विशेषताओं को जाने बिना शोधन अनुकरण करना मुश्किल होता, इसलिए वह केवल दिव्य इंद्रिय का ही इस्तेमाल जारी रख सकता था। हालांकि वह जानता था कि कीमिया में मन निश्चित रूप से दिव्य इंद्रिय से बेहतर है, फिर भी वह इसे आसानी से नहीं आजमा सकता था, क्योंकि पंचतत्वों का सच्चा तत्वदान पहले ही आधा हो चुका था। वह इसे हल्के में नहीं ले सकता था। बाधा पार करने के बाद चेन जियांग ने राहत की सांस ली। अपने मन में उसने एक बार फिर तेजी से शोधन का अनुकरण चलाया और अपनी दिव्य इंद्रिय से उन अत्याचारी हर्बल स्पिरिट क्यूई का दमन जारी रखा। अब उसे विभिन्न हर्बल स्पिरिट क्यूई और हर्बल पाउडर को परिष्कृत करने के लिए उपयुक्त लपटों का उपयोग करना होगा, ताकि उन्हें पूरी तरह से एक साथ मिलाया जा सके। पंचतत्वों का सच्चा मौलिक दान पहले परिष्कृत किए गए दानों से काफी अलग था। अन्य दानों का शोधन करते समय विभिन्न जड़ी बूटियों से निकलने वाली हर्बल स्पिरिट क्यू, हालांकि वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती थीं, फिर भी उनमें एक ही गुण थे। लेकिन जिस पंचतत्वों के सच्चे मौलिक दान का वह शोधन कर रहा था, उसमें 5 गुण थे जो परस्पर अनन्य थे, इसलिए उन्हें मिलाना और भी कठिन था। जब चेन जियांग रिफाइनिंग सिमुलेशन चला रहे थे तो उन्हें अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि लपटों की तीव्रता बेहद सटीक होनी जरूरी थी। इसलिए उन्होंने लगातार समायोजन किया, नया रिफाइनिंग सिमुलेशन चलाया, फिर दोबारा समायोजन किया। इसके बाद उन्होंने एक नया रिफाइनिंग सिमुलेशन शुरू किया। ये लगातार चक्र उसके लिए काफी थका देने वाला था, जिसका प्रमाण उसके माथे की उभरी हुई नसें थीं। अब उसे भयंकर सिरदर्द हो रहा था, फिर भी उसे सहना ही था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद दर्द की वजह से वह रिफाइनिंग सिमुलेशन में कोई गलती कर बैठेगा और सब कुछ गंवा देगा। इस बदमाश ने सचमुच रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक सीख ली है। आखिर इसका गुरु कौन है? लेकिन लगता है किसी अनजान डैन के लिए पहली बार इसका इस्तेमाल कर रहा होगा। उम्मीद है कि अंत तक टिक पाएगा। चेन जियांग के हाव भाव देखकर हुआ जियांगयू को यकीन हो गया कि चेन जियांग लगातार बदलाव करने और एक के बाद एक नए रिफाइनिंग सिमुलेशन चलाने से बहुत तकलीफ में है। उसका हुनर नीरस और नीरस लग रहा था। अगर कोई इस प्रक्रिया से परिचित नहीं है तो उसे बस सिरदर्द ही होगा। चेन जियांग के लिए ये पहली बार था जब वह अपनी आत्मा के इस तरह उपभोग का अनुभव कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे बार बार समायोजन और शोधन के अनुकरण जारी रखने पड़े। बेशक अब वह और सहन नहीं कर सकता था। उसने अपनी दिव्य भावना का बहुत अधिक उपयोग कर लिया था और उसे इसकी आदत नहीं थी। चेन जियांग को लगा कि समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा है। वह इस दर्दनाक और थकाऊ प्रक्रिया को तुरंत खत्म करने के लिए बेताब था।
इस समय आसमान पहले से ही थोड़ा चमकीला था, लेकिन दर्शकों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि चेन जियांग की रसायन भट्टी से निकलने वाली रोशनी बेहद चकाचौंध कर देने वाली थी। चेन जियांग को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। वह बस उन दो चीजों को बार बार दोहराता रहा। अचानक चेन जियांग का दिमाग झटका खा गया क्योंकि उसके दिमाग में कल्पना की गई भट्टी ने अचानक अपनी आभा खो दी थी। भट्टी में केवल टिमटिमाती लपटें बची थीं और बाकी चीजें पूरी तरह से पारदर्शी थीं। ये देखकर चेन जियांग को पता चल गया कि वह आधा रास्ता तय कर चुका है। अब वह अंततः दर्दनाक यात्रा को समाप्त कर सकता है। सभी लोग उस चकाचौंध भरी आभा से समायोजित हो चुके थे, लेकिन आभा के अचानक गायब हो जाने से उनकी आंखों के सामने केवल अंधेरा रह गया। केवल भट्टी से निकलती हुई एक कमजोर टिमटिमाती आग की रोशनी बची थी। 5 गुणों वाली हर्बल स्पिरिट क्यूई के विलय के बाद वे अदृश्य और रंगहीन हो गए थे। उनकी आंखें कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उन्हें देखना मुश्किल था और चेन जियांग भी केवल महसूस कर पा रहा था। चाहे वह हर्बल पाउडर हो या हर्बल स्पिरिट क्यूई, सब गायब हो चुका था। न तो बहुत बड़ी और न ही बहुत छोटी लपटें, बस पारदर्शी कीमिया भट्टी की मध्य परत पर जल रही थीं। इस समय चेन जियांग को पता चल गया था कि डैन को जमाने का समय आ गया है। अपने मन में चल रहे शोधन अनुकरण के दौरान उसने एक बार फिर भट्टी के फटने का अनुभव किया क्योंकि उसकी दिव्य अनुभूति पर्याप्त नहीं थी। हताशा के क्षण में उसने पिछली बार की तरह एक बार फिर रहस्यमय मन को मुक्त किया और मन का उपयोग करते हुए उसने अदृश्य हर्बल पाउडर और हर्बल स्पिरिट क्यूई को एक साथ निचोड़ा। उसने उन्हें एक पल में मिला दिया और साथ ही उसने मन का उपयोग करके क्यूई के उस विशाल पारदर्शी पिंड को 10 भागों में विभाजित कर दिया और अंततः मन को वापस ले लिया। मन के रहस्यमय प्रभावों को समझने के बाद चेन जियांग खुशी से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि दिव्य ज्ञान की बजाय मन का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर था। अगर उसके पास पर्याप्त दिव्य ज्ञान भी होता तो भी उसे इसे पूरा करने में कुछ समय लगता, लेकिन मन के साथ ये पल भर में पूरा हो जाता। जैसे जैसे वह अपने मन में शोधन का अनुकरण करता रहा, 10 पारदर्शी चक्रवात अलग अलग गति से घूमने लगे। भले ही वह अंतिम चरण तक पहुंच गया था, फिर भी उसे कई त्रुटियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दान के जमने के दौरान उसे अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके उन चक्रवातों को समान रूप से निचोड़ना होगा और उनमें से दान को जमाना होगा। कुछ ही देर में उसके मन की भट्टी दर्जनों बार फट चुकी थी, लेकिन समय रहते उसने उन समस्याओं को यथार्थ में तुरंत सुधार लिया था, जिसकी वजह से असल में कुछ भी नहीं हुआ था। भोर हो चुकी थी और चौक पर सूरज की रोशनी चमक रही थी। श्रीमती ली को भी नहीं पता था कि चेन जियांग ने शोधन पूरा किया है या नहीं, लेकिन नियमों के अनुसार उन्हें प्रतियोगिता रोकनी ही होगी। खत्म। चेन जियांग ने अचानक एक लंबी गहरी सांस ली, फिर आकाश की ओर मुंह करके जमीन पर लेट गया। वह इतना थक गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही सूर्य की रोशनी पारदर्शी रसायन भट्टी पर पड़ी, 10 उत्तम दान अचानक एक हल्की चमक के साथ चमक उठे। अच्छी दृष्टि वाले सभी लोगों को एहसास हुआ कि चेन जियांग ने 5 तत्वों वाले सच्चे मौलिक दान को परिष्कृत कर लिया है। अध्याय 0319 जियोजिलियांग। अनुवादक ऐश। संपादित मोक्सी। देरी के लिए क्षमा करें, अभी भी यात्रा कर रहा हूँ, इसलिए अनुवाद में देरी हो रही है। नियमित रिलीज के लिए आपको 31 जनवरी तक इंतजार करना होगा। सस्नेह रॉक। चेन जियांग ने मायावी चमकदार भट्टी वापस खींच ली। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वह पूरी तरह थक चुका था। उसने जल्दी से कुछ सच्चे मौलिक दान निगल लिए ताकि वह खुद को फिर से तरोताजा कर सके। कहीं ऐसा न हो कि वह किसी अप्रत्याशित स्थिति में फंस जाए। एक 5 तत्व सच्चा तत्व दान कम से कम 10 लाख क्रिस्टल पत्थरों के बराबर था। 10 का मूल्य लगभग 10 लाख होगा। इसके अलावा 3 तत्व आत्मा दान और 10 पशु दान भी थे। इतनी बड़ी राशि के साथ चेन जियांग का टूर्नामेंट जीतना पहले से ही निर्विवाद था। हालांकि उन 7वें दर्जे के पुराने कीमियागरों और श्रीमती ली ने चेन जियांग को 3 अलग अलग निम्न श्रेणी के गहन स्तर के डैन को अपनी आंखों से परिष्कृत करते देखा था, फिर भी उन्हें इसकी जांच करनी थी। दरअसल वे चेन जियांग द्वारा परिष्कृत डैन को देखने के लिए और भी उत्सुक थे। चेन जियांग के 5 तत्वों के सच्चे क्यूई के विलय के बाद वे अदृश्य और रंगहीन ब्रह्मांडीय सच्चे क्यूई में बदल गए। यही बात 5 तत्वों के सच्चे तत्व दानों के लिए भी सच थी। वे पूरी तरह से पारदर्शी दिखते थे और केवल एक अंगूठे के आकार के थे। हालांकि उनमें मौजूद सच्चे क्यूई की मात्रा बहुत अधिक थी। ये छोटा बदमाश कामयाब हो गया है। उसने रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक की पहली दहलीज पहले ही पार कर ली है। वह जरूर एक उच्च स्तरीय कीमियागर बनेगा, बस समय की बात है, हुआ जियांग्यू ने भावुक स्वर में कहा। जांच करने की कोई जरूरत नहीं थी। चेन जियांग को सीधे विजेता घोषित कर दिया गया। हालांकि दूसरे कीमियागर नाखुश थे, लेकिन उनके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। चेन जियांग द्वारा परिष्कृत किए गए डैन का कुल मूल्य निश्चित रूप से सबसे ज्यादा था, और अगर वे बहस करने जाते तो वे सिर्फ अपनी ही बदनामी करवाते। पहली कीमत 10,000 साल पुराने स्पिरिट मिल्क की 10 बूंदें थीं। चूंकि चेन जियांग को उस समय 10,000 साल पुराने स्पिरिट मिल्क का असली इस्तेमाल नहीं पता था, इसलिए उसने इस बारे में सोचा ही नहीं। वह सिर्फ शोहरत के लिए विजेता बनना चाहता था। जब वह पहले उच्च श्रेणी के टूर्नामेंट के मंच पर पहुंचे थे तो मंच पर मौजूद 6ठे स्तर के कीमियागरों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था। यहाँ तक कि दर्शकों में भी कई लोगों का मानना था कि वह बस एक निम्न 5वें स्तर का कीमियागर है जिसकी हार निश्चित थी। लेकिन अब वह वास्तव में टूर्नामेंट का विजेता बन गया था और उसने बहुत ही खूबसूरती से जीत हासिल की थी। उसकी कीमिया तकनीक न केवल शानदार थी, बल्कि उसने इसे बहुत ही जीवंतता से चित्रित भी किया था। उसके अद्भुत कौशल ने बार बार सभी के दिलों को झकझोर दिया था।
अब से वह डेनशियांग ताओयुआन महासम्मेलन का एक किंवदंती बन जाएगा। मंच के नीचे युन शियादाओ, जू रोंग और बाकी सभी चेन जियांग का उत्साहवर्धन कर रहे थे। वे खुद को भाग्यशाली समझ रहे थे कि उन्हें एक ऐसे कीमियागर से दोस्ती का मौका मिला जिसका भविष्य अपार था। कम से कम उन्हें अपने लिए कुछ डांस को परिष्कृत करने के लिए किसी कीमियागर की तलाश करने की चिंता तो नहीं करनी पड़ी। उच्च श्रेणी के टूर्नामेंट का विजेता चेन जियांग है। इसके साथ ही कीमिया टूर्नामेंट का अंत हो गया, लेकिन महासम्मेलन जारी रहेगा। मंच पर श्रीमती ली ने भाषण दिया, जबकि चेन जियांग आत्मादूत प्राप्त करने के बाद अपनी स्थिति को जल्दी से समायोजित करने के लिए जमीन पर बैठ गया। कई वर्षों से उसे अक्सर विभिन्न प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता था और इसी वजह से उसने यह विवेकपूर्ण आदत विकसित कर ली थी। चेन जियांग, मैं फ्री इमॉर्टल सी का एक शिष्य हूँ। क्या तुमने कभी हमारे फ्री इमॉर्टल सी के किसी शिष्य को मारा है? मंच पर एक प्रतिभागी ने ऊंची आवाज में पूछा, जिससे दर्शकों में काफी हंगामा मच गया। फ्री इमॉर्टल सी की उस समय बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी क्योंकि वे दावा करते रहे थे कि वे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। चेन जियांग द्वारा मुक्त अमर सागर को अपमानित करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मुक्त अमर सागर अब चेन जियांग की तलाश करेगा। फिर भी चेन जियांग ने अपनी आंखें बंद रखीं और शांति से कहा, हाँ तो क्या हुआ? चूंकि वे मुझे मारना चाहते थे, इसलिए बदले में उन्हें मारना भी सामान्य है। हम्फ, काले कछुए के रहस्यमय क्षेत्र में क्या तुमने हमारे मुक्त अमर सागर के 30 से अधिक सच्चे मार्शल शिष्यों को भी अपंग नहीं बना दिया है? मुक्त अमर सागर के एक मध्यम आयु वर्ग के कीमियागर ने एक बार फिर पूछा। आप एक अलंकारिक प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? आप जो भी कहना चाहते हैं सीधे कहें। चेन जियांग स्पष्ट रूप से मुक्त अमर सागर से नहीं डरता था क्योंकि उसके पीछे चरम मार्शल संप्रदाय था। तो फिर हमारे दंड को स्वीकार करने के लिए मेरे पीछे मुक्त अमर सागर तक आओ। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। चेन जियांग ने आंखें खोली और हंसने लगा। अगर मैं ना कह दूं तो तुम क्या करोगे? बोलते बोलते उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई क्योंकि उसका चेहरा उदास और डरावना हो गया था। पता नहीं कब एक कपटी स्लाटर क्यू ने पूरे चौक को ढक लिया, जिससे सब बेहद डर गए। चेन जियांग, तुम्हारे और हमारे सच्चे मार्शल संप्रदाय के बीच अभी भी कुछ मामला सुलझा हुआ है। हम इसे आज ही सुलझा लेंगे। एक बूढ़ा आदमी निडर होकर आगे आया और बोला, हमारा जानवर मार्शल संप्रदाय भी तुम्हें बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रहा है। चेन जियांग, आज तुम्हें इतने सारे लोगों के सामने सब कुछ साफ करना होगा। जानवर मार्शल संप्रदाय का एक आदमी चिल्लाया। आसमान साफ था और बहुत से लोग आने लगे थे। उस समय चौक पर बहुत से लोग और विभिन्न संप्रदाय के लोग मौजूद थे। चेन जियांग ने व्यंग्य किया, साफ? सब कुछ तो बहुत पहले ही साफ हो चुका है, बस तुम इसे स्वीकार नहीं कर सके। बस अगर उन लोगों ने पहले मेरे साथ खिलवाड़ न किया होता तो मैं अपनी ताकत बर्बाद करने की जहमत न उठाता। ये दुनिया जंगल के नियम पर चलती है। क्योंकि उन्होंने मुझे कमजोर समझा और मुझे धमकाने की कोशिश की, इसलिए मैंने अपनी रक्षा के लिए वही किया जो एक सामान्य व्यक्ति करता। श्रीमती ली थोड़ी घबराई हुई थी। उन्हें ये देखकर बहुत निराशा हुई कि चेन जियांग से शिकायत रखने वाले सभी संप्रदाय यहाँ आ गए थे। वाकई ये जंगल का नियम है। मेरी नज़र में तो तुम बस एक चींटी हो, है ना? क्या मैं तुम्हें यूं ही चुटकी नहीं काट सकता? एक तिरस्कार भरी मुस्कान के बाद सफेद लबादा पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी पता नहीं कहां से उड़कर यहां आ पहुंचा। वह चेन जियांग के सामने उतरा और जैसे ही वह प्रकट हुआ उसने एक दमनकारी दबाव छोड़ा जिसने चेन जियांग द्वारा छोड़ी गई स्लॉटर क्यू को दबा दिया। इस बीच सच्चे मार्शल संप्रदाय के डीन तांग यचाओ भी सफेद वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पीछे दिखाई दिए और गुस्से से चेन जियांग को घूरने लगे। चेन जियांग ने एक ही नजर में महसूस किया कि सफेद वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति एक निर्वाण क्षेत्र का मार्शल कलाकार था। उसने अनुमान लगाया कि वह मुक्त अमर सागर का डीन था, अन्यथा तांग यचाओ उसके पीछे क्यों खड़ा होगा? डीन स्तर के पात्र प्रकट हो गए थे और उनका आना सिर्फ चेन जियांग पर हमला करने के लिए था। सभी खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहे थे। चेन जियांग कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उनके सामने वह अभी भी एक चींटी ही था। जो कोई भी चेन जियांग पर हमला करने की हिम्मत करेगा, मैं उसके पूरे संप्रदाय को नष्ट कर दूंगा, यहाँ तक कि पक्षियों और कुत्तों को भी नहीं छोड़ूंगा। एक भव्य और रौबदार आवाज आई जिसने सबको चौंका दिया। शायद केवल चरम मार्शल संप्रदाय के डीन गू डोंगचेन ही ऐसे शब्द बोल सकते थे। बहुतों ने गू डोंगचेन को नहीं देखा था, लेकिन वे सभी गंजे वू काइमिंग को पहचान गए। वू काइमिंग को एक हटे कट्टे युवक का पीछा करते देखकर सभी ने अंदाजा लगा लिया कि वह गू डोंगचेन ही है। जियाओ जिलियांग, ये सच में तुम हो? तो तुमने ही मुक्त अमर सागर की स्थापना की है। मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारा इतना साहस कहाँ से आ रहा है। तुम हमारे चरम मार्शल संप्रदाय से भी लड़ने की हिम्मत करते हो। गू डोंगचेन ने सफेद वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के आदमी पर व्यंग्य किया। जियो जिलियांग, उसके बारे में जानकारी जल्द ही चेन जियांग के दिमाग में आ गई। उसे तुरंत सदमा लगा और बाकी सभी के लिए भी यही सच था। जियो जिलियांग हुआंग जिनतियन के जमाने का एक किरदार था। वह एक चरम मार्शल संप्रदाय का शिष्य भी था जिसने एक बार डीन के पद के लिए हुआंग जिनतियन से युद्ध किया था। छोटे गू, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम अभी भी बहुत कोमल हो। जियाओ जिलियांग गू डोंगचेन से 2 पीढ़ी बड़ा था। वह स्वाभाविक रूप से डरता नहीं था। हालांकि इस दुनिया में ताकत किसी की वरिष्ठता से नहीं आती। अंततः सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी मुठ्ठियां ज्यादा मजबूत थीं। जियाओ जिलियांग ने खुद एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट छोड़ दिया था और एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के साथ उसका कोई खास रिश्ता नहीं था। हा हा हा।
क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझसे लड़ने की? गु डोंगचेन ने हंसते हुए कहा। तभी उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली। उसने एक ऐसा दबंग और दमनकारी दबाव डाला कि जियो जिलियांग और तांग येचाओ खुद को थोड़ा पीछे हटने से नहीं रोक पाए। उसी समय चौक पर मौजूद बाकी सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। गु डोंगचेन की ताकत से पूरी तरह से डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि वे चींटियों के बराबर भी नहीं हैं। चेन जियांग, जो गु डोंगचेन के पीछे था, भी बेहद असहज महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि इस बिंदु पर गु डोंगचेन ने अंततः अपनी सारी ताकत प्रकट कर दी थी। अध्याय 0320 संसार का तिरस्कार। संसार का तिरस्कार। अनुवादक ऐश। संपादित मोक्सी। पिछली बार दक्षिणी बंजर भूमि में पशु मार्शल संप्रदाय और प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय दोनों ने चेन जियांग के विरुद्ध कार्रवाई की थी। हालांकि गु डोंगचेन द्वारा नाशवान स्वर्ण शरीर के भौतिक रूप धारण करने से डीन को एहसास हुआ कि वह एक निर्वाण क्षेत्र का मार्शल कलाकार था जिसने 7 विपत्तियों को पार कर लिया था, और इसीलिए प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय के यू जियांगलिन को उस समय क्रोधित होकर वहां से चले जाना पड़ा। इस आदमी ने 8वां क्लेश पार कर लिया है, यही तो दुनिया का तिरस्कार है। अगर वह 9वां क्लेश पार कर सकता है तो वह अंतरिक्ष को तोड़कर स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंच सकता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि वह नश्वर जगत में सबसे शक्तिशाली है। सु मेयाओ भी अचंभित रह गई। वह खुद को आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। टावर के ऊपर 2 सुंदरियां भी कार्रवाई के लिए उत्सुक थीं, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने वाली थीं, उन्हें अतुलनीय रूप से आश्चर्य हुआ। क्या यही 8वां क्लेश पार करने के बाद प्राप्त होने वाली विश्व आभा का तिरस्कार है? बहुत ही भयानक। लियू मैंग उस 7वें क्लेश के बारे में सोचकर, जिसे उसे देर सवेर पार करना था, हल्की सी आह भरने से खुद को रोक नहीं पाई। हर निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार के लिए क्लेश पार करना बेहद भयानक था। मैंग, तुम कमजोर नहीं हो। 7वां संकट तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब मैं तुम्हारी तरह मजबूत था तो 7वां संकट आसानी से पार कर लेता था, हुआ शियांग्यू ने कहा। अगर चेन जियांग को पता चलता कि हुआ शियांग्यू 7वीं मुसीबत पार कर चुकी है तो वह निश्चित रूप से हक्का बक्का रह जाता। वह पहले से ही जानता था कि हुआ शियांग्यू बहुत सारे राज छुपा रही है, लेकिन वह उससे कुछ पूछ नहीं सकता था। अब सबको समझ आ गया कि चरम मार्शल संप्रदाय इतना शक्तिशाली क्यों था। उसका अधिपति न सिर्फ दबंग था बल्कि बहादुर भी था। वह अपने शिष्यों को भी धौंस से बचा सकता था। छोटे गु, तुम तो पहले ही इस मुकाम पर पहुंच चुके हो। जियो जिलियांग के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, उसकी आंखों में डर के भाव थे। उसने सचमुच गु डोंगचेन को कम करके आंका था। तांग येचाओ और भी ज्यादा डर गया। पिछली बार जब गु डोंगचेन ने बताया था कि उसने 7वां संकट पार कर लिया है तो वह बुरी तरह डर गया था। हालांकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गु डोंगचेन अभी भी अपनी ताकत छुपा रहा है। जियाओ जिलियांग, मेरे ग्रैंडमास्टर की तो बात ही छोड़िए, तुम तो मेरे बराबर भी नहीं हो। अगर मेरे मास्टर यहाँ हों तो बस एक उंगली से वो तुम्हें चुटकी काटकर मार सकते हैं, गु डोंगचेन ने गर्व से कहा। उसके द्वारा छोड़ी गई आभा ने जियाओ जिलियांग को पूरी तरह से दबा दिया था, इस हद तक कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। इस समय वो बहुत दर्द में था। गु डोंगचेन के गुरु भी चरम मार्शल संप्रदाय के महान डीन में से एक थे। बहुत कम उम्र में ही वे स्वर्गलोक पहुंच चुके थे। अगर वे यहाँ होते तो अपनी एक उंगली से ही जियाओ जिलियांग को आसानी से मौत के घाट उतार सकते थे। डीन, यह मेरा मामला है, मैं इसे खुद ही सुलझाना चाहता हूँ। मैं ये भी नहीं चाहता कि वे मुझे परेशान करते रहें। आज ही हमें सब कुछ सुलझा लेना चाहिए, चेन जियांग ने अचानक कहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो चरम मार्शल संप्रदाय का दूसरे संप्रदायों के साथ संघर्ष निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। हालांकि चेन जियांग को चरम मार्शल संप्रदाय और दूसरे संप्रदायों की चिंता नहीं थी, उसे 3 लोगों के महायुद्ध की चिंता थी। गु डोंगचेन वाकई ताकतवर था। अगर आमने सामने की लड़ाई होती तो वह चेंगू मुख्य भूमि में अजेय होता। हालांकि अगर ये डीन एक साथ हमला करते तो कहना मुश्किल होता। चूंकि गु डोंगचेन चेंगू मुख्य भूमि में सबसे शक्तिशाली था, इसलिए जब 3 लोगों का महान युद्ध छिड़ा तो उसकी ताकत उन शक्तिशाली शैतानों का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अच्छा, गु डोंगचेन ने तुरंत अपना रौबदार अंदाज वापस ले लिया। अचानक सभी को बेहद सुकून का एहसास हुआ। मंच के नीचे सभी ने मन ही मन तय कर लिया कि भविष्य में जहां भी वे इस आदमी को देखेंगे तुरंत उससे दूर भाग जाएंगे। उन्हें जो एहसास हुआ वह बेहद असहज था। अब जियाओ जिलियांग भी इतना घमंडी होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अभी तक उसने केवल 7 क्लेश पार किए थे। वह निश्चित रूप से गु डोंगचेन से तुलना नहीं कर सकता था, जो पहले ही 8 क्लेश पार कर चुका था। हालांकि वह हुआंग जिनतियन के जमाने का एक पात्र था, फिर भी उसे चिंता थी कि क्लेश पार करते समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से उसने अपनी ताकत को बलपूर्वक दबा लिया था और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब तक उसे पूर्ण विश्वास न हो वह क्लेश पार करते समय धुएं के गुब्बार में गायब हो जाएगा। अच्छा, अब ये सच है यार। चूंकि तुम ऐसा ही चाहते हो तो हम अपना हिसाब चुकता करने के लिए सबसे प्राचीन तरीका अपनाएंगे। कैसा रहेगा? चलो लड़ाई करके हिसाब चुकता करते हैं, जियो जिलियांग ने कहा। वह चेन जियांग को मरवाना चाहता था। चरम मार्शल संप्रदाय में एक बहुत ही अच्छा अंकुर था और अगर उसे अच्छी तरह से पाला पोसा गया तो भविष्य में वह निश्चित रूप से चरम मार्शल संप्रदाय का एक महान डीन बनेगा। इसके अलावा चेन जियांग का आचरण भी एक डीन के लिए बहुत उपयुक्त था। कोई बात नहीं, लेकिन अगर यह न्यायसंगत नहीं है तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, चेन जियांग ने जवाब दिया। वह किसी को भी धोखा नहीं दे सकता था, खासकर जब बात लड़ाई की हो तो उसे जरा भी डर नहीं था।
हमारा मुक्त अमर सागर और पशु मार्शल संप्रदाय, सच्चा मार्शल संप्रदाय, दोनों ही आपके समान साधना वाले एक शिष्य को आपके साथ युद्ध करने के लिए भेजेंगे। यदि आप हार जाते हैं तो आपको हमारी कुछ शर्तें माननी होंगी, और यदि आप जीत जाते हैं तो हमारे बीच सब कुछ तय हो जाएगा, जियो जिलियांग ने कहा। इस समय यू जियांगलिन, जो भीड़ के बीच छिपी हुई थी, अचानक प्रकट हुई और बोली, हमारे गर्वित तलवार संप्रदाय को भी इसमें शामिल करो। गु डोंगचेन ने व्यंग्य किया, 4 लोग बारी बारी से एक आदमी से लड़ रहे हैं, जीत गए तो सब कुछ साफ, और हार गए तो अपनी बात मनवाने पर मजबूर। तुम लोग बहुत बेशर्म हो। माननीय निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार, एक बड़े संप्रदाय के डीन, अप्रत्याशित रूप से एक अनुभवहीन बदमाश को इस तरह धमका रहे हैं। भविष्य में तुम लोगों को चेनवू मुख्य भूमि में किसी से भी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि तुम अपनी प्रतिष्ठा खो दो। गु डोंगचेन की निराशा का सामना करते हुए जियो जिलियांग और अन्य लोग शर्म से लाल हो गए। हाँ, आपके शिष्यों ने ही हम पर सबसे पहले हमला किया था। अगर आप चाहते हैं कि यह निष्पक्ष हो तो अगर चेन जियांग जीत जाता है तो आपको उससे माफी मांगनी होगी, वू कैमिंग ने कहा। चेन जियांग ने कहा, क्या माफी मांगने का कोई मतलब है? अगर मैं जीत गया तो आपको मुझे मुआवजा देना होगा। हारने वाले प्रत्येक संप्रदाय को मुझे 100 मिलियन देने होंगे। कैसा रहेगा? अगर आप मुआवजा नहीं दे सकते तो हिसाब बराबर करने की बात ही मत कीजिए। बिल्कुल निर्दयी। गु डोंगचेन और वू काइमिंग ने मन ही मन चेन जियांग की प्रशंसा की। जीतने वाला सही है और हारने वाला गलत। हालांकि यह काफी आसान लग रहा था, लेकिन मतभेदों को सुलझाने का यही एकमात्र तरीका था। इसके अलावा दोनों पक्ष जीत सकते थे। आखिरकार एक लड़ाई होने ही वाली थी। मंच के नीचे खड़ी भीड़ भले ही जयकार करने की हिम्मत न जुटा पा रही हो, पर वे सब मन ही मन उत्साहित थे। चेन जियांग न सिर्फ कीमिया में अद्भुत था, बल्कि बहुत शक्तिशाली भी था। चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्य इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे। चेन जियांग से लड़ने वालों का अंत अच्छा नहीं हुआ था। अगर चेन जियांग हार जाता तो उसे उन संप्रदायों की कुछ शर्तें माननी पड़ती। यह एक तरह का मुआवजा था। ये बिल्कुल जुए जैसा था। क्या तुम खुश हो? गु डोंगचेन ने ठंडे स्वर में कहा। फिलहाल बीस्ट मार्शल सेक्ट में कोई डीन नहीं था, फिर भी उनके पास एल्डर्स थे जो स्टेज पर पहुंच चुके थे। चेन जियांग एक कीमियागर था। अगर वह हार जाता तो वे उसे कुछ डैन देकर उसकी कीमत चुका सकते थे। यह ज्यादा किफायती था। कोई बात नहीं, मेरा मुक्त अमर सागर सहमत है, जियो जिलियांग ने कहा। उसके लिए 10 करोड़ कुछ भी नहीं थे। उन्हें बस थोड़ी सी इज्जत चाहिए थी। वे चाहते थे कि चेन जियांग स्वीकार करे कि उसकी गलती थी। हालांकि वास्तव में मुक्त अमर सागर ही गलत था। वे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे उनकी पूरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। गर्वित तलवार संप्रदाय, सच्चा मार्शल संप्रदाय और जानवर मार्शल संप्रदाय भी आसानी से सहमत हो गए। लियान यिंगशियाओ मुस्कुराई। लियू मैंग और हुआ जियांगयुए भी मुस्कुराने लगे। क्या वे चेन जियांग से लड़कर बस मौत की तलाश में नहीं थे? उन्हें साफ पता था कि चेन जियांग कितना ताकतवर था। मैंग, देखो, मेरे बिना इतना जीवंत दृश्य कैसे हो सकता है? हुआ जियांगयू ने शरारती मुस्कान के साथ खिड़की से बाहर उड़ते हुए कहा। पलक झपकते ही वह अखाड़े में पहुंच गई। मंच पर इतनी आकर्षक आकृति देखकर सभी पुरुष अचानक हौंफने लगे। हुआ शियांगयुए शायद ही कभी मंच पर दिखाई देती थीं, लेकिन उन्हें डैनशियांग ताओयुआन की पहली सुंदरी के रूप में जाना जाता था। तुम यहाँ लड़ना चाहती हो? हुआ जियांगयू ने गुस्से से भरी आवाज में पूछा। यह उसकी संपत्ति थी और कोई इस पर यूं ही उपद्रव मचा रहा था। यह उसे नीचा दिखाने के बराबर था। निश्चित रूप से वह बहुत नाराज होगी।